Now the first word is offenses. What is the meaning of offenses? Can any of you write what is the meaning of offenses? Offense or offenses? Any act which is prohibited by law. Very good. One is any act prohibited by law. Any other? You can write, you can speak. Sir, any unjust action done to others. Any unjust action. So one is telling that any act which is prohibited, and other students have said that something which is unjust. Any other? Act that is done against human rights. That done against human rights. I'm asking any other because I'm not getting the correct answer. It means there are scope to speak and improve. बताइए, क्रिमिनल लॉ के जो स्टूडेंट हैं उनको तो बताना ही चाहिए. फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट तो शायद, सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट तो शायद ना बता पाए, पर जिन्होंने क्रिमिनल लॉ पढ़ लिया है, एग्जाम भी दिया होगा, तो उनको तो जरूर बताना चाहिए. ऑफेंसेस जब हम कहते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, मैं आपको थोड़ा थोड़ा बताता हूँ. जब आप कहते हैं कि समथिंग विच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ, तो इसमें तो सिविल एक्शन भी आएगा. टॉर्ट जितना होता है वो प्रोहिबिटेड बाय लॉ है, तो टॉर्ट और क्राइम का तो फिर फर्क नहीं रहा. फिर दूसरे ने कहा अनजस्ट एक्शन. अनजस्ट एक्शन तो बहुत सारा हो सकता है, पर जरूरी नहीं है कि वो इलीगल भी हो. So it is a basic breach of law, we can say. ब्रीच ऑफ लॉ चौथा, अभी आते हैं यहाँ पर भी. ब्रीच ऑफ लॉ मैं नोट कर लेता हूं. दूसरे पे क्या है? अनजस्ट एक्शन. अनजस्ट एक्शन तो कुछ भी हो सकता है ना, लेकिन वो लीगल वायलेशन हो जरूरी नहीं है. ठीक है, मान लीजिए कि कोई गरीब आदमी है, ट्रेन में चढ़ गया, ट्रेन का टिकट नहीं है, टीटी ने कहा उतरना पड़ेगा, अनजस्ट एक्शन हो गया. So we can वही say बात. that it is. Sorry. बोलिए बोलिए. So we can say that it is criminally immoral. क्रिमिनली Act. इमोरल. अच्छा, अभी आते हैं, उस पर ही बात करते हैं. Sir, it also depends upon the severity of the offense, severity of the action. No, How I'm much not this is I'm not severe. going in the severity of action. I just want a small definition, dear friends, which is not coming. Offense is an act which is made punishable by the Bharatiya Nyaya Sanhita or any other act. Oh, that sounds, Satyam's answer sounds stopping all debate. I have to go further because that is the perfect definition. Because other definition, it is violation of human right. They are not the correct definition because of various reasons. Breach of law. Breach of law is a contract. Breach of contract is a breach of law. Breach of constitution is also a breach of law. Is it an offense? No. Criminally immoral is many things. Criminally immoral is not a word that we know in law. So the correct word is anything which is punishable under law. अगर आपके पास कॉपी है तो नोट कर लीजिए, मोबाइल फोन है तो वहां नोट कर लीजिए, आप कहीं पर व्हाट्सएप ग्रुप में, कहीं पर व्हाट्सएप में नोट कर लीजिए, या नोट्स में नोट कर लीजिए. व्हाट इज ऑफेंस? सिंपल डेफिनेशन. पहली लाइन क्या है, बोलना क्या है हमें? एनीथिंग विच इज पनिशेबल अंडर लॉ. बस पनिशेबल इज इंपॉर्टेंट, बाद में इसको एक्सप्लेन करेंगे आप. देयर मस्ट बी ए पनिशमेंट इफ वी टॉक अबाउट ऑफेंसेस. दिस इज फर्स्ट सिग्निफिकेंट पॉइंट. अब इसके बाद आप ये गलती नहीं करेंगे, सब लोग ध्यान रखिए. जिसके लिए दंड है, अगर दंड नहीं है, सिविल रॉन्ग है तो टॉर्ट में होगा, सिविल रॉन्ग है तो कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है. ठीक है, हो सकता है ऐसे इमोरल हो लेकिन वो सिविल रॉन्ग नहीं हो, लॉ ही ना, लीगल रॉन्ग ही ना हो, वो इमोरल केवल हो. हम रास्ते में जा रहे हैं, एक भूखा आदमी है, ही इज वेरी हंग्री, कहता है खाना दे दो हमें. हमारे पास खाना है, नहीं दिया हमने, इमोरल काम किया. ऑफेंस हो गया? नहीं हुआ ऑफेंस. क्यों? क्योंकि पनिशेबल बाय लॉ नहीं है. ऑफेंस इज एन एक्ट
which is punishable by law. Underline the word punishable. Now, second point is against human body. इसका मतलब है कि offenses can be against many things. An offense can be against many things. It can be against property. हमें कुछ नहीं किया, पर हमारी मोबाइल फोन को, हम सोए हुए थे, हमारा मोबाइल फोन चुपके से उठा के लेके चला गया, हमें कुछ नहीं किया उसने, हमारी बॉडी को टच भी नहीं किया, हमारी प्रॉपर्टी लेके चला गया, तो ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी, ऑफेंस प्रॉपर्टी हो गया। ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट भी होता है, जिसका डिस्कशन हम आगे 9 तारीख को करेंगे आपसे। आई विल डिस्कस विथ यू ऑल। ऑफेंसेस अगेंस्ट वीमेन अलग हो गया, अब तो एक डेडिकेटेड चैप्टर बना दिया गया है, जिसका डिस्कशन शायद आपने कर लिया है। इसी तरह ये ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी, ये एक डेडिकेटेड एक चैप्टर है आप, ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी। ये तो हिंदी वालों के लिए मैंने लिख दिया है। आपराधिक विधि में ये तुलनात्मक अध्ययन हम कर रहे हैं, शरीर के विरुद्ध अपराध जो होंगे उनको लेकर। ये इसलिए लिख दिया है कि कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से आते हैं, रूरल बैकग्राउंड से आते हैं, नॉन इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड से आते हैं, मेरी तरह के गरीब घर से आते हैं, वो अंग्रेजी में नहीं पढ़ पाते, तो उनको भी पढ़ने का बराबर का अवसर मिलना चाहिए। आर्टिकल 14 में कहा गया है सब बराबर हैं। ये काम है हमारा, टीचर्स का काम है सबको बराबर का अवसर उपलब्ध करवाना, ठीक है। और जो व्यक्ति जिस अपनी लैंग्वेज में पढ़ना चाहता है, अपनी लैंग्वेज में पढ़ने के लिए उसको हेल्प करना। सारी चीज तो नहीं हो सकती अपने से, लेकिन जितना संभव उसे हेल्प करना तो हम लोग कर रहे हैं। मेरा नाम आपने देख ही लिया है, मेरा परिचय दे दिया है। इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट है सुप्रीम कोर्ट के सामने, वहां हूं। और आप यूट्यूब एक चैनल है हमारा अनुरागदीप ILI करके, आप उससे जुड़ सकते हैं। उसमें बहुत सारे लेक्चर हमने डाले हैं, ये भारतीय न्याय संहिता पर भी लेक्चर्स हैं, उस पर आप उस पर जुड़ सकते हैं। ये फोन नंबर हमारा है। अगर आपका भारतीय न्याय संहिता और लॉ नहीं, भारतीय न्याय संहिता पे आपका कोई सवाल है, कभी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इसमें पूछ सकते हैं। यूट्यूब चैनल में आप सर्च करेंगे अनुरागदीप ILI, आपको मिल जाएगा। हमारे लिए क्या जरूरत है इसकी, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस फॉर अस, शॉर्ट पे जल्दी जल्दी करेंगे। जानने की क्या जरूरत है, टीचर्स तो पढ़ाएंगे ही, इसलिए जरूरत है क्योंकि लॉ वाले जानते होंगे, कहा जाता है इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। आप लॉ में पढ़ते हो चाहे नहीं पढ़ते हो, वेदर यू आर इन द फील्ड ऑफ लॉ नॉट इन द फील्ड ऑफ लॉ, देयर इज ए प्रिंसिपल विच इज एप्लीकेबल ऑन यू ऑल, वेदर यू आर डॉक्टर, वेदर इंजीनियर, वेदर यू आर बेगर, वेदर यू आर ए हाउसवाइफ, वेदर यू आर ए बिजनेसमैन, वेदर यू आर ए पायलट, वेदर यू आर ए passerby, whether you are a pedestrian, whether you are a driver, even if you are not in the field of law, there is a presumption. What is that presumption? Ignorance of law is no excuse. आप कानून नहीं जानते हैं, ये कोई एक्सक्यूज नहीं है और आपको उसकी सजा मिलेगी। तो इसलिए सबको जानना चाहिए, इवन इफ आई एम नॉट इन द फील्ड ऑफ लॉ। और जो फील्ड ऑफ लॉ में है तब तो जानना ही चाहिए, टीचर्स तो पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे, लेकिन हमें जानना इसलिए इसकी सिग्निफिकेंस है। ये क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म्स जो हुआ है, इसको मैं कहता हूं कि 5R इसमें इंक्लूड किया गया है। ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी में भी हुआ है, रीनेमिंग हुई है, रीनंबरिंग हुई है, रीअरेंजमेंट हुआ है, रीग्रुपिंग हुई है, रिवाइजिंग हुई है, और नया भी प्रोविजन आया है। 5+1, ये 5+1 6 चीज आ गई है। थोड़ा जनरल कंपैरिजन भी देखेंगे क्या क्या होता है, नाम में कुछ चेंज हुआ है वो भी देखेंगे, प्रोविजंस जो है कुछ डिलीट किए गए हैं, कुछ अमेंड किए गए हैं वो भी देखेंगे, नए प्रोविजंस को ऐड किया गया है, वी विल सी दैट। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स का इंपैक्ट भी देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ही नहीं, सोशल मीडिया का भी इंपैक्ट आपको दिखेगा इसमें। और कंक्लूजन हमारा ये है कि एक अच्छी शुरुआत है। द गवर्नमेंट एंड द पार्लियामेंट हैज मेड ए वेरी गुड बिगनिंग, अच्छी शुरुआत की है, लेकिन बहुत कुछ करना बाकी है। We should not be in any illusion that it will automatically change everything. No, a lot of things is in the execution level, so we should not dream तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख।
ये बंद हो जाएगी? नहीं बंद हो सकती अगर और भी चीजें नहीं बदलेंगी। इट इज जस्ट ए वेरी गुड बिगनिंग फॉर विच द गवर्नमेंट एंड द पार्लियामेंट शुड बी कॉन्ग्रेचुलेटेड वेरी मच। अब आपको पता होगा, ये सब तो बताने की जरूरत नहीं है, इंडियन पेनल कोड का नाम भारतीय न्याय संहिता हो गया है 2023। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का नाम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता हो गया है, एंड इंडियन एविडेंस एक्ट का नाम भारतीय साक्ष्य अधिनियम हो गया 2023। ये आपको पता ही होगा पहले से। 2020 में इसका 19 और 20 में इसका प्रपोजल आया था और 2-3 कमेटी बनी थी। उन कमिटीज ने इस प्रपोजल को आगे बढ़ाया, उसके बारे में अध्ययन किया, दे स्टडीड इट वेरी मच। Fortunately, I was one of them who was asked to give some recommendation, especially on CRPC FIR issue. So I have gave my recommendations. 2023 में bill was presented in the parliament. When bill was presented, then after some discussion, it was sent to select committee of the parliament. In the parliament, there are certain committees. One committee is known as select committee. What is the purpose of select committee? Select committee is a group of parliamentarians who belong to ruling party as well as opposition, both. अच्छी संख्या में लोग होते हैं उसमें। Member of Parliament Brijlal ji, who was a senior police officer in UP, Uttar Pradesh, for wealth of experience, he became the chairperson of that committee, and then discussions took place, and opposition members and ruling members all have discussed, they have given their recommendation. Some experts were also called for and they were also given recommendations. Then parliamentary committee report was submitted in 2023 itself, which is very good because many times the committee fails to submit reports. Then in 23 December, parliament passed the law. And July 1, 2024, 5 days ago, the law was enforced and we all became the part of history, this history. Now the first question that comes to our mind, क्या होगा इस पुराने कानून का, आईपीसी का क्या होगा? क्या आईपीसी आगे भी लागू रहेगी? अभी तो कह रहे हैं हम कि जुलाई 1 से भारतीय न्याय संहिता लागू हो रही है। वेदर इंडियन पेनल कोड विल बी एप्लीकेबल? भाई ये तो रिपील हो गया। सेक्शन 358 ऑफ भारतीय न्याय संहिता में कहा, इसको रिपील कर दिया हमने 1 जुलाई से। अब क्या होगा? 1 जुलाई से रिपील हुआ है, 1 जुलाई के पहले तो रहता वही कानून था, इसलिए आंसर इज यस, ये कानून जारी है। फॉर ऑल ऑफेंसेस विच वेयर कमिटेड प्रायर टू 1 जुलाई, 30 जून की रात के 12 बजे के पहले तक जितने भी अपराध हुए हैं, ऑल द ऑफेंसेस ऑन विच इंडियन पेनल कोड विल बी एप्लीकेबल, और वो कानून जारी रहेगा। एंड देयरफॉर आफ्टर 20 years, when some of you will be chief judicial magistrate, some of you will be judicial magistrate, some of you may be PCS officer, some of you will be advocate, senior advocates, learned faculty member may become dean, head, or they may be fortunate enough to become a vice chancellor also. The next 20 years, आईपीसी तब भी आपको न्यूज मिलेगी। आईपीसी 302 में आजीवन कारावास की सजा मिल गई किसी को, आईपीसी 302 में किसी व्यक्ति को फांसी की सजा मिल गई, इसलिए कि उसका मतलब है कि वो जो अपराध हुए हैं, ऑल दोज ऑफेंसेस वेयर कमिटेड प्रायर टू 30 जून मिडनाइट, इसलिए वो चलते रहेंगे। क्या पुलिस को दोनों कानून से चलना होगा? यस, दोनों से चलना पड़ेगा। क्या करेंगे? कोई अपराध मई में हुआ है, कोई जनवरी में हुआ है, कोई 2022 में हुआ है, कोई 21 में हुआ है, कोई 19 में हुआ है, वो आईपीसी पे चलता रहेगा। और 24 के बाद से, 24 के 1 जुलाई के बाद से आफ्टर 1 जुलाई नया कानून चलता रहेगा। पुलिस वालों को दोनों कानून देखना होगा। कोर्ट को क्या करना होगा? कोर्ट को भी दोनों कानून देखना होगा।
दोनों में देखना होगा। तो ये ध्यान रखना है कि पुराने कानून जो है वो अभी जारी रहेंगे। क्या पुराने कानून और नए कानून दोनों में सजा होगी? बिल्कुल नहीं। पनिशमेंट केवल और केवल एक कानून में मिलेगा। अगर पहले 30 जून के पहले का अपराध हुआ है, देन पनिशमेंट विल बी ओनली ऑन दैट। if the offense is committed after midnight of 30 June, that is 1st July, then punishment will be given under भारतीय न्याय संहिता। अब रिफॉर्म्स की क्या जरूरत होती है, बदलाव की क्या जरूरत होती है, बताने की जरूरत नहीं है। थॉमस जेफरसन हैज सेड, यू कैन नॉट bind a person, compel a person to wear the same coat which was fit to him when he was a child. जब वो छोटा बच्चा था, उसको जो कोट फिट होता था वही कोट तब उसको फिट करेंगे। जब वो बड़ा हो गया तो क्या फिट होगा? बिल्कुल फिट नहीं होगा। बदलाव तो होता है, होना ही चाहिए। तो जो बदलाव होता है, उस बदलाव, जरूरी बदलाव जो होते हैं, तो वो बदलाव होना ही चाहिए। और इसलिए ये बदलाव जरूरी थे, क्योंकि आईपीसी हमारी 1860 में बनी थी। बीच में उसमें अमेंडमेंट्स हुए हैं, 70 से ज्यादा अमेंडमेंट हुए हैं। तो लेकिन फिर भी बदलाव की जरूरत थी, एक कॉम्प्रिहेंसिव चेंजेस इसलिए हुए हैं। एक और पॉइंट है जो कह के फिर मैं वापस आऊंगा मेन एजेंडा पर। वो पॉइंट है, भारतीय न्याय संहिता कर दिया गया है। Why it has not been said as a Indian Justice Code? जैसे इंडियन पेनल कोड को हम भारतीय दंड संहिता कहते हैं, इसको भारतीय न्याय संहिता क्यों कहते हैं? तो इंडियन जस्टिस कोड क्यों नहीं कहते हैं? तो नाम में तो कोई दिक्कत नहीं है। कहते हैं ना कि रोज को आप किसी नाम से पुकारेंगे, रोज तो रोज ही रहेगा, उससे क्या फर्क पड़ जाएगा? इसलिए इस चक्कर में बहुत पढ़ना ही नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी अगर थोड़ा सा इसमें जाना चाहते हो, तो ये नाम जो है, इंडियन पेनल कोड नाम एक कॉलोनियल नाम है, ये इंग्लिश नेम से निकला हुआ है। तो हमें तो जो कॉलोनियल, जो ब्रिटिश नाम था, उससे धीरे धीरे करके आजादी मिल गई हमारी। 47 में हम रिपब्लिक हो गए, 1950 में। उसके बाद भी हम जो है इन्हीं नामों के साथ चल रहे हैं। दैट इज नॉट गुड, देयरफॉर इट शुड बी वेलकम। We have to make changes and throw out the colonial legacy. हम अपने नाम से, अपने जो नाम होगा अपने नाम से करेंगे। तो भारतीय न्याय संहिता कर दिया। क्या दूसरा प्रश्न है, क्या भारतीय न्याय संहिता एक हिंदी का नाम है? क्या साउथ इंडिया, पश्चिम बंगाल, इनके लोगों पर क्या हिंदी का नाम दे दे रहे? नो, भारतीय वर्ड आई हैव सीन। देखिए, आप बंगला में भी बोला जाता है भारतीय। आप में से कुछ लोग होंगे बंगाल से होंगे, कुछ लोग तेलुगु से होंगे, तमिलनाडु से होंगे। देखिए, भारतीय वर्ड है कि नहीं वहां? क्या मलयालम में भारतीय वर्ड नहीं होता? क्या कन्नड़ में भारतीय वर्ड नहीं बोला जाता? क्या मराठी में भारतीय वर्ड नहीं बोला जाता? भारतीय शब्द तो देश की हर भाषा में बोला जाता है। भारतीय शब्द इंग्लिश में नहीं है, वहां इंडियन है। हमारे देश में तो भारतीय शब्द कई सालों से, 2 4 10 15 20 नहीं, कई सालों से, 100 सालों से, सैकड़ों सालों से यूज हो रहा है। भारतीय भारत में रहने वाले, भारत नाम कोई नया थोड़ी है। भारत तो बहुत पुराना नाम है। और भारत के लिए फिर भारती भी कहते हैं, माँ भारती कहते हैं, सरस्वती माँ को माँ भारती कहते हैं, भारत माता को भी कुछ लोग माँ भारती कहते हैं। तो भारत जो नाम है बहुत पुराना नाम है, और पुराने जो हमारे ग्रंथ उसमें भी भारत का नाम आया है। तो भारत से भारतीय हो गया तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। बंगाल का जो लिटरेचर है बहुत पुराना, बहुत रिच है। तेलुगु का लिटरेचर है, तमिल का लिटरेचर तो बहुत ही पुराना है, बहुत ही रिच है। मलयालम का लिटरेचर है, कन्नड़ का लिटरेचर है, मराठी है। तो ये कुछ लोग जो बाहर में बात कह रहे हैं, ये आप जो है उनसे पूछिए कि आपको क्या प्रॉब्लम है। ये तो इंडिया का नाम है, अपना अपना नाम है, सारे कंट्री का नहीं तो नेशनल इंटीग्रेशन का द्योतक हो गया। दिस इज
indicator of a national integration. भारतीय न्याय, न्याय word is found in every such language. बताइए किसमें न्याय नहीं मिलता? अब जो दंड वर्ड है, दंड वर्ड को बदल के न्याय किया गया है। ये बात आपको कह दी गई होगी, बस केवल रिफ्रेश करने के लिए बता रहा हूं। दंड वर्ड को बदल करके न्याय किया गया है। क्यों किया गया है? भारतीय दंड संहिता वर्ड था पहले। दंड वर्ड कहते ही क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की क्या है? क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम हैज 3 पिलर्स। 3 पिलर्स। कौन कौन 3 पिलर्स है? 3 पिलर्स क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के कौन कौन है? बताएंगे कोई आप में से? Recording stopped. हाँ, कोई बताएं? Can any of you Sir, try? judiciary, executive, legislature. Judiciary, Executive, legislature. ठीक है, आपका पूरा जवाब सही नहीं है। मैं क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पूछ रहा हूँ, स्टेट नहीं पूछ रहा हूँ। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, स्टेट वो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर तो सबका करते हैं। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के लिए ठीक है, कोर्ट्स तो एक उसका बहुत ही एसेंशियल एवरीडे फीचर है। और बताइए, और क्या है उसके क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के जो फीचर्स हैं, कौन कौन है? थोड़ा सा सोचना है, बहुत ही आसान जवाब है, कोई बहुत कठिन जवाब नहीं है। आप लोग उसको सब लोग जानते हैं। To provide punishment to the accused and to provide justice to the innocent people. वेरी गुड। ये तो, लेकिन ये तो आप पर्पस बता रहे हैं, मैं पूछ रहा हूँ पिलर्स कौन से हैं। जैसे एक तो हो गया जुडिशरी, क्योंकि जो Recording in progress. क्योंकि जो कोर्ट्स होते हैं, कोर्ट्स डिसाइड करते हैं, कोर्ट बेल देते हैं, कोर्ट बेल डिनाई करते हैं, कोर्ट फिल जो है कोर्ट क्वैश करते हैं, कोर्ट पनिश करते हैं। तो कोर्ट्स तो एवरीडे फीचर हो गया। चलो और बताइए, दो और कौन है? बिल्कुल सही जवाब है, दो और कौन है? Bureaucracy. Sir, bureaucracy to नॉट maintain law and order. ब्यूरोक्रेसी, नॉट ब्यूरोक्रेसी, पुलिस। ब्यूरोक्रेसी में तो बहुत लोग आते हैं, Yes, sir. Police. वो तो सिविल मैटर्स को देखते हैं। हम इधर क्रिमिनल कोर्ट्स हो गए और दूसरे हो गए पुलिस। पुलिस इज द फर्स्ट प्रोटेक्टर ऑफ ह्यूमन राइट, जुडिशरी इज द सेकंड प्रोटेक्टर ऑफ ह्यूमन राइट। ये दो हो गए, तीसरा हो गया प्रिजन। पुलिस, जुडिशरी एंड प्रिजन आर द 3 पिलर्स ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। तो इनको एक मैसेज है कि अब आपको दंड नहीं देना है, आपको न्याय करना है। यू हैव टू डू जस्टिस, यू हैव नॉट टू पनिश द पीपल, यू हैव टू नॉट पेनलाइज समवन। योर penalization is a type of part of process, but that is not the objective. Objective is to give justice. Suppose a person has committed a mistake, he has committed an offense, he has every right to improve himself. हम और आप किससे गलती नहीं होती बताइए? आज तक हम लोगों ने बहुत सारी गलतियां की होगी, क्या हमको इम्प्रूव करने का राइट नहीं है? हम इम्प्रूव करते हैं। तो ऑफेंडर हैज ऑल्सो subject to some exceptions and offender has also right to improve। अगर उसको ये लगता है कि हाँ मेरे से कोई गलती हो गई है, he goes to improve his। तो अब कहा न्याय करना है। एक्यूज्ड अगर जेल में बंद है तो उसको खाना अच्छा मिलना चाहिए, जो भी परमिसेबल खाना है, पानी साफ मिलना चाहिए, उसको फैमिली से मिलने देना चाहिए, उसको बेल मिलना चाहिए, उसको जो है उसका हेल्थ ठीक होना चाहिए, हेल्थ चेकअप होना चाहिए। ये सब न्याय है। ये एक्यूज्ड है, वो ऑफेंडर है, तो क्या हुआ? सो नाउ द होल फोकस इज ऑन न्याय, नॉट दंड, नॉट पेनल। सो एक्यूज्ड एंड विक्टिम ऑल हैव टू गेट न्याय। सो दैट वे हम पाते हैं कि जो नई लॉ बना है, नया लॉ जो बना है, न्यू लॉ लीड्स डीकोलोनाइजेशन। जो अंग्रेजों की जो एक पुरानी चीजें थी उसको हम लोगों ने अब उखाड़ फेंक दिया है। और क्या था? दूसरा नाम चेंज कर दिया। तो ये नाम जो चेंज किया, इससे नेशनल इंटीग्रेशन हो गया। तीसरा क्या हुआ? फिलॉसफी पूरी चेंज हो गई, ज्यूरिस्प्रूडेंस पूरा चेंज हो गया, उनको मैसेज हो गया। ये 3 जो है बड़े चेंजेस हो गए। चौथा क्या हो गया? चूंकि नाम जो है सामान्य भाषा में है, जो कि ये नाम संस्कृत की तरह के नाम है,
तो हमारी जो जो हमारी ओरिजिनल लैंग्वेज है, पुरानी लैंग्वेज है, उसकी रेस्पेक्टेबिलिटी भी हो गई। संतोष कुमार वर्सेस MHRD के केस में 1994 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संस्कृत कोई हिंदुओं की भाषा नहीं है, वो तो इस देश की भाषा है, और इसलिए वी हैव टू सिक्योर दैट लैंग्वेज। तो ये उसका भी रिकॉग्निशन हो गया। और पांचवा क्या हुआ, ये सिंपल लैंग्वेज में है तो आम आदमी को भी जल्दी समझ में आएगा। हम और आपके लिए तो शायद नहीं होगा उतना, क्योंकि हम लोग तो मैकाले कल्चर के प्रोडक्ट हो गए हैं, तो हमको अंग्रेजी अच्छी लगती है, पर करोड़ ऑफ पीपल आर देयर हु डू नॉट नो इंग्लिश, दे आर कंफर्टेबल। तो 4-5 रीजन है व्हाई दिस इज ए वेरी पॉजिटिव साइड। नाउ BNS में और IPC में क्या हुआ है आपको बताया गया होगा, बट जस्ट टू रिफ्रेश योर मेमोरी कि चैप्टर 19 है अब हमारे यहाँ BNS में, जो चैप्टर पहले 23 थे IPC में, और IPC में 1 to 511 सेक्शंस थे, अब 1 to 358 हो गए। Around 22 sections have been repealed, 175 amended, new offenses have come. I am not discussing these all things. I shall now come directly to the point. Offenses against human body. Offenses against human body IPC में चैप्टर 16 में है, चैप्टर 17 में ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी है, और चैप्टर 16 में है ऑफेंसेस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी। IPC जो है उसमें ऑफेंसेस अफेक्टिंग लाइफ है 299 to 311। 299 कल्पेबल होमिसाइड से शुरू करता है, 311 जो है आगे जाता है, फिर ऑफ द कॉजिंग ऑफ मिसकैरियज इंजुरीज टू अनबॉर्न, ये 312 to 318 तक था IPC में। हार्ट माने चोट लग जाना थोड़ी सी, ये 319 338 वेरियस डिग्रीज ऑफ हर्ट था। रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट एंड रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, ये 339 348 में था। क्रिमिनल फोर्स और असॉल्ट 349 to 358 था। किडनैपिंग, एब्डक्शन, स्लेवरी, फोर्स्ड लेबर 359 to 374 था। सेक्सुअल ऑफेंसेस भी इसी में था 375 से 377 तक। 375 377 देखने में थोड़ा लग रहा है, पर 375 में बहुत सारी धाराएं थी। आपने डिस्कशन इसका पिछली क्लास में सुना होगा। ये पूरा एक मैपिंग है IPC में जो ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी थे चैप्टर 16 में। अब इसे चैप्टर 6 बना दिया गया है। चैप्टर 16 क्या बन गया है, चैप्टर 6 बन गया है। ऑफेंसेस अफेक्टिंग ह्यूमन बॉडी, नाम तो वही रखा गया है, पर इसका मतलब नहीं कि कंटेंट वैसा ही है। कंटेंट तो थोड़ा बदला है, जैसे आपको दिखा रहा हूं, देखिए। ऑफेंसेस अफेक्टिंग लाइफ, ये 100 से 113 तक है। पहले ये 299 से 311 तक था IPC में, अब ये आ गया 100 से 113 तक। दूसरा चैप्टर IPC में था ऑफ द कॉजिंग ऑफ मिसकैरियज और इंजुरीज टू अनबॉर्न चिल्ड्रन। स्लाइड तो दिख रही है ना, ये स्लाइड सबको दिख रही है ना? जरा कोई बताए, स्लाइड मूव कर रही है? स्लाइड अभी देखिए BNS, हाँ ठीक है, ठीक है। नहीं मूव करेगी तो तुरंत बताएंगे आप। ऑफ कॉजिंग ऑफ मिसकैरियज और इंजरीज ऑफ अनबॉर्न चिल्ड्रन, आपने देखा इसको क्रॉस किया हुआ है, आपको सबको दिख रहा है क्रॉस किया हुआ, इसका मतलब कि अब ये इसमें नहीं रहा। ये जो है इस चैप्टर से निकाल दिया गया है। कहां डाल दिया गया है? ऑफेंसेस अगेंस्ट वीमेन एंड चिल्ड्रन, एक अलग चैप्टर है, उसमें डाल दिया गया है, इसके ठीक पहले का चैप्टर।
उसके बाद ऑफ हर्ट है, हर्ट तो है, हर्ट पहले किस में था देखिए, 319 to 338 था, अब ये 114 to 125 हो गया है। रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट 126 127 में अभी है। इसके पहले जो है इसके बहुत सारी सेक्शंस थे, उसको जोड़ा गया एक जगह, कम किया गया। ऑफ क्रिमिनल फोर्स एंड असॉल्ट 349 to 358 में था, ये क्रिमिनल फोर्स और असॉल्ट 128 to 136 आ गया है। ऑफ किडनैपिंग, एब्डक्शन, स्लेवरी एंड फोर्स्ड लेबर, ये 137 to 146 में अभी अब आ गया है भारतीय न्याय संहिता में। और इसके पहले जो है ये 359 to 374 था, उसमें सेक्सुअल ऑफेंसेस भी थे, रेप और रेप के लिए पनिशमेंट एंड देन सेटिस्फाइंग अननेचुरल लस्ट 377, मतलब होमोसेक्सुअल रिलेशनशिप में बाय फोर्स होमोसेक्सुअल रिलेशनशिप बनाना। इसको भी यहां से आपने देख रहे होंगे क्रॉस किया हुआ है, सबको दिख रहा है ना क्रॉस किया हुआ सेक्सुअल ऑफेंसेस, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? Yes, sir. हाँ वेरी गुड। ये सेक्सुअल ऑफेंसेस क्रॉस किया, इसका मतलब अब वो इस चैप्टर में नहीं है, ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी में ये नहीं है। कहां चला गया है सेक्सुअल ऑफेंसेस, कहां चला गया है बताइए, किस चैप्टर में चला गया सेक्सुअल Offenses against women. वेरी गुड। अब वो ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन, महिलाओं के विरुद्ध जो अपराध है वहां चला गया है, अलग चैप्टर बना दिया गया है सेक्सुअल ऑफेंसेस। तो इसमें जो कैटेगरीज है थोड़ी सी कम हो गई है, नंबर ऑफ ऑफेंसेस कम हो गए हैं, 2 कैटेगरी हट गई है और नंबर ऑफ ऑफेंसेस कम हो गए हैं। आइए देखते हैं क्या क्या है इसमें। ऑफेंसेस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी, अब इसका देखिए पॉपुलर नाम तो हो गया ऑफेंसेस अगेंस्ट द ह्यूमन बॉडी हम कहते हैं, पर लीगल नाम क्या है, ऑफेंसेस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी। ऑफेंसेस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी इसका लीगल नाम हो गया, पॉपुलर नाम कुछ और आगे भी देखेंगे हम, कई पॉपुलर नाम है लेकिन लीगल नाम वो नहीं है। अब इसमें कल्पेबल होमिसाइड 100 में आ गया है, वो 299 में था। मर्डर 101 में आ गया है, वो पहले 3 में था, 300 में था। 102 में कल्पेबल होमिसाइड बाय काउजिंग डेथ ऑफ पर्सन अदर देन द पर्सन हुज डेथ वाज इंटेंडेड, ये 301 था वहां पे पहले, जिसको हम शॉर्ट में ये भी कहते हैं ट्रांसफर्ड मैलिस। ट्रांसफर्ड मैलिस का मतलब है कि मैं ए को गोली मार रहा था, ए की बजाय बी को गोली लग गई। मर्डर तो तब भी होगा भले ही हमारा इंटेंशन ए को मारने का था। ये पॉइंट अब 102 में आता है, पहले वो 301 में जाता था। 103 में पनिशमेंट फॉर मर्डर हो गया, ये 302 था वहां, दफा 302। पुरानी फिल्मों में देखेंगे ताजीरात हिंद की दफा 302 के तहत तुझे मौत की सजा दी जाती है। पनिशमेंट फॉर मर्डर, इसमें चेंज भी हुआ है, हम देखेंगे क्या चेंज हुआ है। बाकी में कोई चेंज नहीं हुआ, खाली नंबरिंग चेंज हुआ है। आपको ध्यान होगा मैंने आपको बताया था 5 टाइप्स ऑफ आर, रीनंबरिंग, रीनंबरिंग हुई है, पर रीनंबरिंग के अलावा और क्या हुआ था, रीनेमिंग भी हुई है। रीनेमिंग कहां हुआ है बताएंगे आपको, रीअरेंजमेंट भी हुआ है, रीग्रुपिंग भी हुई है और रिवाइजिंग भी हुआ है। पनिशमेंट फॉर मर्डर में चेंज किया गया है। अब पनिशमेंट फॉर मर्डर में एक क्लॉज नहीं 2 क्लॉज है। पहले 302 में एक ही क्लॉज था, जो कोई भी मर्डर करेगा उसको आजीवन कारावास या मृत्युदंड दिया जाएगा। Whosoever murders will be awarded life imprisonment और डेथ। अब उसको चेंज किया गया, एक क्लॉज और बनाया गया है, 103 का क्लॉज 2 बना दिया गया है, जो किससे जुड़ा है,
हम लोग उसको पॉपुलर सेंस में कहते हैं मॉब लिंचिंग। मॉब लिंचिंग वर्ड वहां यूज नहीं हुआ है, हम कहते हैं मॉब लिंचिंग उसको, कि मॉब लिंचिंग है। 104 है पनिशमेंट फॉर मर्डर बाय लाइफ कन्विक्ट। एक आदमी है, वो जेल में था, जेल में ही उसने किसी को मार डाला, एक और को, उसको जेल में था, उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुआ था। जस्ट जेल में ही उसने उसको फांसी, उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिला था, लाइफ कन्विक्ट, लाइफ इम्प्रिजनमेंट उसको मिला था ऑलरेडी, किसी का मर्डर कर चुका था वो, जेल में उसने किसी और को मार दिया, या बेल पे बाहर आया था कुछ समय के लिए और वहां उसने किसी को मार दिया। इसके लिए 303 में प्रोविजन था। पहले 303 में जो प्रोविजन था, उस प्रोविजन को मीठू सिंह के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये आर्टिकल 14 का वायलेशन करता है, क्योंकि केवल और केवल उसके लिए डेथ सेंटेंस ही था, लाइफ इम्प्रिजनमेंट या कोई ऑप्शन नहीं था। कोर्ट ने कहा भाई ये तो आर्बिट्ररी है, क्योंकि जो व्यक्ति जेल में है, ठीक है कि वो आजीवन कारावास की सजा पा रहा है, पर उसकी भी सिचुएशन देखनी होगी। जो सिचुएशन एक दूसरे व्यक्ति की, वही सिचुएशन अक्यूज्ड की है, वही दूसरे उसके साथ भी हो सकती है, इसलिए उसको जो है अलग नहीं ट्रीट कर सकते। और ये नहीं सोचना चाहिए कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट वाले को फिर से लाइफ इम्प्रिजनमेंट देंगे तो क्या उसको फर्क पड़ेगा, फर्क पड़ेगा। लाइफ इम्प्रिजनमेंट वाले व्यक्ति आफ्टर 14 ईयर्स दे कैन रिक्वेस्ट, अंडरलाइन द वर्ड, दे कैन रिक्वेस्ट कि उनको रिहा कर दिया जाए, क्योंकि उनकी जो चाल चलन था जेल के अंदर अच्छा था, वो जेल के सारे नियमों का पालन करते थे, तो उनको रिहा कर दिया, जो रिहा कर दिया जाता है। तो अब जो दोबारा उसका होगा तब उसको 28 साल मिनिमम जेल में रहना है। इसलिए ये कहना कि जो है उसका कोई डिटरेंस नहीं, डिटरेंस है। ये इंपैक्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट देखेंगे, सेक्शन 104, 303 आईपीसी या 104, ये इंपैक्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट दिखा रहा है। कल्पेबल होमिसाइड 102 में जो हमने देखा था मॉब लिंचिंग का प्रोविजन, मॉब लिंचिंग कोई करेगा उसको भी दंड दिया जाएगा अलग से। दिस इज द इंपैक्ट ऑफ सोशल मीडिया। सोशल मीडिया में कोई मैसेज आ गया, बस हम जो है उसको, हमने भी सबको उसको फॉरवर्ड कर दिया, 10 जगह, 5 जगह फॉरवर्ड कर दिया हमने, 5 जगह और फॉरवर्ड कर दिया, फेसबुक पे भी डाल दिया, लाइक भी कर दिया, कमेंट भी लिख दिया। अब वो मैसेज झूठा था और झूठे मैसेज के कारण जो है किसी की जान चली गई। लोगों ने कहा अरे ये जो आदमी आ रहा है, ये आदमी तो जो है बच्चा पकड़ने वाला है, ये कोई इस कपड़े में आया है, उसको सब देखे, पकड़ लिए, जान मार दिया, झूठा मैसेज देख करके। हमको जो है व्हाट्सएप के मैसेज को फॉरवर्ड करने से बहुत ज्यादा अलर्ट रहना चाहिए, उसको वेरीफाई करके करना है। तो कल्पेबल होमिसाइड 10 पनिशमेंट फॉर मर्डर 103 की बात कर रहा हूं मैं। पनिशमेंट फॉर मर्डर चेंज जहां हुआ है वहां पर जो मॉब लिंचिंग है उसको भी एक पनिशमेंट बनाया गया है, क्योंकि वो सोशल मीडिया का इंपैक्ट दिखाता है। 103 नॉट 102, 103 सोशल मीडिया का इंपैक्ट दिखाता है। सोशल मीडिया के कारण उस तरह की घटनाएं हुई है, इसलिए अलग से प्रोविजन किया गया है। उसकी जरूरत नहीं थी, क्योंकि ऑलरेडी मर्डर तो है ही वो, पर ठीक है कोई बात नहीं। जैसे 303 में अलग से है, वैसे 303 आईपीसी में अलग से था, वैसे यहां अलग से कर दिया। 104 क्या है? पनिशमेंट फॉर कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। पनिशमेंट कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर का मतलब है कि जब आप मर्डर कर देते हैं किसी का, पर अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस करते हैं,
5 सर्कमस्टांसेस उसके दिए हुए हैं, या आपका जो घटना है, आपका जो कृत्य है, योर कंडक्ट कम्स अंडर 299 बट नॉट अंडर 300, इन दैट केस 105 कम्स इन पिक्चर, जो पहले 304 था आईपीसी का। वहां पर पनिशमेंट अलग अलग है। आईपीसी में एक्चुअली उस समय क्या था कि पनिशमेंट फाइन भी केवल था, केवल फाइन। वो अंग्रेजों ने बनाया था अपने लिए कि अगर हमारा कोई अपना आदमी, हमारा कोई बंदा पकड़ा गया तो हम उसको जो इसके थ्रू छुड़ा लेंगे, खाली फाइन करा देंगे, उसका बच जाएगा। पार्लियामेंट ने उसको जो हटा दिया है, फाइन नहीं रहेगा भाई। अब भाई जब आप किसी को, कोई किसी की डेथ हो गई है, केवल फाइन करके कैसे छूट जाएंगे आप? तो वहां पर पनिशमेंट को चेंज किया गया है। फाइन वर्ड को अब या में नहीं है, अब तथा में है, एवं में है, एंड में है। वन 106 बहुत सिग्निफिकेंट है, इसको जरा ध्यान से हम लोग सबको जानना है, क्योंकि हम सब उसके लिए सब इससे डील कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम सब गाड़ी चलाते हैं, हम सब लोग गाड़ी चलाते हैं। कोई 2 व्हीलर चलाता है, कोई 4 व्हीलर चलाता है, तो इसलिए हम लोग सब डील करते हैं उससे। और उसका एक क्रेज भी आजकल है हमारे लिए। हम लोग का एक ड्रीम होता है कि भाई हमें तो 2 व्हीलर खरीदना है बढ़िया वाली, और थोड़ा सा बड़े हो जाते हैं तो लगता है नहीं 4 व्हीलर भी खरीदना है। तो ये 106 जो है हम सबको से डायरेक्टली जुड़ा है, कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस। ये जो है आईपीसी में 304 कैपिटल ए में है, या ए में था, 304 कैपिटल ए में था। ये कैपिटल ए क्यों लगा? इसका मतलब है कि इसको ओरिजिनल आईपीसी में 1860 में नहीं था, बल्कि अमेंड करके 1870 में लाया गया था। कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस, इसमें काफी चेंज किया है। हम इसका डिस्कशन आगे करेंगे आपसे, क्योंकि ये डिटेल डिस्कशन है। 107 में क्या? एबेटमेंट ऑफ सुसाइड ऑफ चाइल्ड और पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। एबेटमेंट ऑफ सुसाइड, एबेटमेंट का मतलब होता है किसी को उकसाना, किसी को कहना जाओ तुम ये काम करो, जाओ तुम उसके घर से चोरी कर लो, जाओ तुम ऐसा। तो एबेटमेंट ऑफ सुसाइड, इस तरह की सिचुएशन बना देना कि उसकी वो जाके सुसाइड कर ले, उसको ऐसी कोई बात बोल दी और साथ में ये भी कह दिया कि जाओ तुम्हें मरना हो तो मर जाओ, लो जहर भी ले लो। इस तरह एक्टिवली आपने सपोर्ट किया तो एबेटमेंट ऑफ सुसाइड हो गया। वो है एज इट इज है, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। एबेटमेंट ऑफ सुसाइड जनरल, ये 306 प्रोविजन था आईपीसी में, अब ये एबेटमेंट ऑफ सुसाइड हो गया है। अटेम्प्ट टू मर्डर, एबेटमेंट ऑफ सुसाइड में ध्यान रखना है, बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। एक व्यक्ति ने, मान लो कि समझ लो एक व्यक्ति ने फांसी की सजा लगा ली, कर ली, और उसने लिख दिया कि कल मैं अपने स्कूल में मोबाइल फोन लेकर आया था, कल नहीं 2-3 दिन पहले लेकर आया था, टीचर ने कहा लेकर मत आना कल से, पर मैं अगले दिन भी लेकर आया, टीचर ने मुझे मना किया मत देखो, मैं बार बार देख रहा तो उन्होंने मुझे क्लास में डांट दिया, इससे मेरी इंसल्ट हो गई और इसलिए मैं फांसी लगा रहा हूं। क्या ये एबेटमेंट ऑफ सुसाइड है? नहीं है, ध्यान रखना है, दिस इज नॉट एबेटमेंट ऑफ सुसाइड। टीचर ने उकसाया नहीं है, पर अब इसमें जाने की बहुत जरूरत अभी नहीं है। बस आपको ध्यान रखना है कि एबेटमेंट जो है एक बहुत ही दूसरे तरह का टर्म है, ठीक से समझना चाहिए क्या होता है। अटेम्प्ट टू मर्डर 307, अटेम्प्ट टू मर्डर आईपीसी में भी 307 में था, अब ये 109 में आ गया है। अटेम्प्ट टू मर्डर का मतलब मर्डर करने का ट्राई किए पर मर्डर हुआ नहीं, जैसे गोली चलाई, गोली कान से निकल गई, गोली चलाई और गोली लगी लेकिन जल्दी से हॉस्पिटल पहुंच गए और डॉक्टर साहब ने बचा लिया, अटेम्प्ट टू मर्डर हो गया।
इसमें थोड़ा पनिशमेंट चेंज किया गया है, और पनिशमेंट चेंज करके कर दिया गया है लाइफ इम्प्रिजनमेंट टिल डेथ। लाइफ इम्प्रिजनमेंट टिल डेथ क्या होता है भाई, ये आपने पनिशमेंट में पढ़ा होगा शायद, या पढ़ेंगे आगे। एक तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट होती है, मैंने आपको बताया कि जब लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी जाती है उसमें प्रोविजन होता है कि 14 साल के बाद, सीआरपीसी में प्रोविजन था कि 14 साल के बाद अगर आपका कंडक्ट अच्छा है, आचरण व्यवहार अच्छा है जेल में, तो आपको 14 साल के बाद रिहा किया जा सकता है। जब लिख दिया जाता है कि लाइफ लॉन्ग आपको वहीं रहना, इसका मतलब है अब आपको जो है कंडक्ट चाहे लाख अच्छा हो, आपको रिहा नहीं करेंगे। ये चीज किया गया अटेम्प्ट टू मर्डर, कुछ खास तरह के मर्डर में। 110 में अटेम्प्ट टू कमिट कल्पेबल होमिसाइड, जैसे अटेम्प्ट टू मर्डर होता है, जैसे ऑफेंस ऑफ मर्डर होता है, ऑफेंस ऑफ कल्पेबल होमिसाइड होता है, तो अटेम्प्ट टू मर्डर होता है, अटेम्प्ट टू कमिट कल्पेबल होमिसाइड भी होता है। 111 है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, वेरी इंटरेस्टिंग, और 12 हो गया पेटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का मतलब होता है कोई ऐसा क्राइम जो कई लोग मिलके करते हैं। एक आदमी यहाँ है, एक आदमी बंबई में है, एक आदमी दिल्ली में है, एक आदमी गाजियाबाद में है, एक आदमी किसी और शहर में है। ये ऑर्गेनाइज तरीके से करना, और भी डेफिनेशन है उसकी, उसमें नहीं जा रहा है। कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को इंडिपेंडेंट ऑफेंस बनाया गया है 111 में। पहले ऑर्गेनाइज्ड क्राइम इंडिपेंडेंट ऑफेंस नहीं था। है नहीं आश्चर्य की बात, हमारे देश में इतने सारे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हो रहे हैं और हम लोगों ने इंडिपेंडेंट रूप से अपने लिए आईपीसी में नहीं बनाया ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का ऑफेंस। अच्छी बात है, सरकार ने बनाया है, उसको ठीक से लागू कराए, दुरुपयोग ना हो। पेटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, मतलब ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में जो रूप जो थोड़े से कम है उसको पेटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कहा है। और टेररिस्ट एक्ट 113 में टेररिस्ट एक्ट है, उसको भी एक ऑफेंस यहां अलग से बनाया गया है, नया ये है। ये एक नया प्रोविजन, दो प्रोविजन नया हो गया, दो नहीं बल्कि तीन, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, पेटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और टेररिस्ट एक्ट, तीन नए प्रोविजन हो गए। तीनों नए प्रोविजन जो है होने के कई फायदे हैं। पहला फायदा यह है कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को लेकर स्पेशल लॉ भी बने हुए हैं, जिसको आप पढ़ते होंगे, मकोका नाम है, गुजको का नाम है, यूपी को का नाम है। इसके लिए कुछ स्टेट्स में तो एक्ट बने हुए थे, लेकिन बहुत सारे स्टेट्स में एक्ट नहीं बने हुए हैं, तो उनको दिक्कत हो रही थी। अब वो क्या करेंगे, अब वो डायरेक्टली आईपीसी के सेक्शन 111 या 112 में मामला दर्ज करेंगे और वो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की श्रेणी में आ जाएगा। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का नेटवर्क बहुत बढ़ भी रहा है। 12-15 साल के अनपढ़ बच्चे से शुरू करके बुढ़ा आदमी भी उसमें इन्वॉल्व हो गया है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में, फ्रॉड में, फॉर्जरी में। कई धनी लोग भी शामिल हैं ड्रग ट्रैफिकिंग में। तो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को लेकर जो बहुत ही सीरियस वो चल रहा था, इसलिए ये जरूरी था कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को अलग से अपराध बनाया जाए। उससे टेररिस्ट एक्ट है, ये मैसेज देने के लिए। टेररिस्ट एक्ट तो अलग से अपराध है, यूएपीए में, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट में है अपराध। ये मैसेज देने के लिए दुनिया को कि हम लोग जो है टेररिज्म के मामले में बिल्कुल बिल्कुल सब साथ साथ हैं, पक्ष हो विपक्ष हो, सब लोग एक साथ टेररिस्ट एक्ट के अगेंस्ट में। इसका एडवांटेज एक ये भी है कि मान लीजिए कि कोई आदमी पहली बार ऑफेंस किया है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ही किया, जैसे मान लीजिए अभी हमने सुना है कि एनटीए के द्वारा जो नीट परीक्षा होती है, उस नीट परीक्षा में कई लोग गिरफ्तार हुए हैं क्योंकि उन्होंने पेपर आउट कराने में हेल्प किया था। इसमें कई तरह के एक्यूज्ड हैं,
एक एक्यूज्ड है जो मेन रूप से यही काम करता है, उसका काम ही यही है पेपर आउट कराना, उससे पैसे कमाना, और कोई काम नहीं है, वो उसका बचाव भी इस तरह करता रहता है। दूसरा एक्यूज्ड कौन है? दूसरे एक्यूज्ड वो लोग हैं जो जो अपराध नहीं करना चाहते थे, बस अपनी सीट सिक्योर करना चाहते थे। पढ़ने में अच्छे लोग हैं, ऐसा नहीं है, पर हो सकता है पढ़ने में अच्छे लगे, पर 23 लाख लोग सीपीएमटी देते हैं, वो नीट देते हैं, और 1 लाख 1.25 लाख लोगों का होता है केवल, तो उसमें क्या होगा? तो ऐसे में दो तरह के अपराधी हो गए। एक जो हार्ड कोड क्रिमिनल है, जो बिल्कुल माफिया है, जिसका बिजनेस ही है इस तरह का काम करना, और एक वो व्यक्ति है जो कोई गार्जियन है किसी बच्चे का, या बच्चा हिमसेल्फ। क्या दोनों को एक ही तरह का ट्रीट करेंगे अपराध में? नहीं। जो हार्ड कोड क्रिमिनल है उसके लिए स्पेशल एक्ट का सहारा लेंगे हम। स्पेशल एक्ट मतलब क्या? महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट महाराष्ट्र का है, जो दिल्ली में भी लागू है। मैंने बताया था गुजको का है, यूपी को का है, उत्तर प्रदेश कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट। अब कई स्टेट में क्या है कि नहीं है तो वो लागू करेंगे, पर इसमें क्या है, इन कानूनों में बेल के प्रोविजंस बहुत ही सख्त हैं, बेल मिलती नहीं है। लेकिन अगर ये आईपीसी में रजिस्टर्ड है, दोनों टेररिस्ट एक्ट और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, देन बेल का प्रोविजन विल बी लिटिल लाइटर, थोड़ा हल्का होगा। जिस बच्चे ने पहली बार अपराध किया है, सीरियस अपराध तो है ही, सख्त सजा मिलनी चाहिए उसको, लेकिन उसको सीआरपीसी के माध्यम से उसको सजा थोड़ी सी कम, उसको बेल जल्दी दी जा सकती है। वह बेल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट में या टेररिस्ट एक्ट में नहीं मिल सकती, क्योंकि वहां अलग प्रोविजन है। ये एक एडवांटेज हो गया। और सर, आई हैव ए कंफ्यूजन। यस प्लीज वेलकम। सर, एज पर स्पेशल लॉ, जैसे कि हम लोग जानते हैं मकोका के बारे में, तो और जो टेररिस्ट एक्ट है, तो ये दोनों आपस में, जैसे सर आपने बताया कि इसमें जो बेल का प्रोविजन है वो लाइटर देन मकोका, तो ये दोनों आपस में कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करेंगे फ्यूचर में? नहीं, कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने बताया ना, दो तरह के लोग हैं। यस। मान लीजिए कि मैं अपने बच्चे का नीट में कराना चाहता हूं। मुझे किसी ने कहा कि भाई बेटा, आपका पढ़ने में तो बहुत अच्छा है, लेकिन हो सकता है कि उसकी 23 लाख बच्चे दे रहे हैं, उसकी रैंकिंग 3 लाख आए। अगर 10-12 क्वेश्चन उसको कहीं से मिल जाएगा तो उसकी रैंकिंग जो है 1 लाख में आ जाएगी या 50,000 में आ जाएगी, तो आपको मिल जाएगा, सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। 10-15 क्वेश्चन उसको और अच्छे से जान जाएगा तो। और मुझे बताया कि एक आदमी है जो ये काम करता है, और वो जो है आपसे 20 क्वेश्चन आपको देगा, उसके 20 लाख रुपया चार्ज करेगा। हमने कहा भाई मेरा बेटा तो रात दिन मेहनत कर रहा है, कोचिंग जा रहा है, सुबह 4 बजे उठ जाता है, 4 से 8 पढ़ता है, फिर दोपहर में पढ़ता है, फिर रात में पढ़ता है, फिर भी नहीं हो पाएगा, बहुत दुखी हो जाएगा। तो हम लालच में आ गए। हमारा लालच क्या है कि मेरे बच्चे को सीट मिल जाए, बस, और कुछ नहीं चाहते हम। गलत तो कर रहे हैं, ठीक है। अब हम भी पकड़े गए, मेरा बेटा भी पकड़ा गया, और वो आदमी भी पकड़ा गया, ठीक है। तो पहले अभी तक प्रोविजन ये है कि हम तीनों जाएंगे मकोका में, या हम तीनों जाएंगे गुजकोका में। क्यों? या गुजकोका ने यूपी कोका में, क्योंकि मैं यूपी से बोल रहा हूं। और उसमें जो बेल का प्रोविजन है बहुत सख्त है, बेल मिलेगी ही नहीं, तो मुझे भी बेल नहीं मिलेगी, और वो जो आदमी जो यही काम ही करता है, उसका यही काम है केवल पैसे कमाना गलत तरीके से, इससे मिलना उससे मिलना, ये करना वो करना, सब तामझाम करना, उसको भी बेल नहीं, हमको भी बेल नहीं, हम दोनों को बराबर ट्रीट कर रहे हैं। गलत बात है, हम फर्स्ट टाइम है, हम भी गलत किए हैं। बच्चा है, उसको तो अलग ट्रीट करना चाहिए। कहा भी क्या है, बच्चों के लिए अलग से व्यवस्था होनी चाहिए, इसलिए जुवेनाइल जस्टिस एक्ट तो बना। लेकिन मान लो कि बच्चा 18 साल से ऊपर है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट तो लागू नहीं होगा फिर। तो वो 18 साल का भी हुआ है, 19 का हुआ है अगर, तो उसको सजा तो मिलनी चाहिए, गलत किया है उसने।
पर क्या उसको उसी लॉ में हम ट्रीट करेंगे जो कि बहुत लॉ बनाया है और एकदम एकदम जो कि कानून बना है बहुत ही बिल्कुल सख्त क्रिमिनल के लिए, जो बिजनेस है जिनका चलाना ये सब ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, तो हमको बेल मिल जाएगी। तो अब ये कौन सा लॉ लागू होगा? जो पुलिस ऑफिसर होगा उसके पास ऑप्शन आ गया, वो देखेगा कोई सेंसिबल पुलिस ऑफिसर होगा, वो बोलेगा नहीं नहीं नहीं, ये जो आदमी है, दूसरा आदमी जो है, ये तो बिजनेस ही करता है, इसका काम ही यही है, इसके खिलाफ तो मामला भी पहले से दर्ज है, इसके ऊपर तो मकोका लगा दो, इसको बेल नहीं मिलनी चाहिए 6 महीने तक, साल भर तक। ये आदमी जो है ठीक है, गलत तो किया है, पर इसको मकोका मत लगाओ, इसको आईपीसी लगा दो, तो इसको बेल मिल जाएगी 1 हफ्ते 1 महीने के अंदर मिल जाएगी, फिर अपना प्रोसिक्यूशन चलेगा, जो सजा मिलेगी मिलेगी। तो इसलिए कोई कंफ्यूजन इसलिए नहीं है कि कानून तो एक ही लगेगा, कौन सा कानून लगाएंगे ये हम सोच सकते हैं। लगने को तो बता दें आपको, दोनों लग सकता है, आपको बताएं हम, क्योंकि इंग्रेडिएंट दोनों के अलग अलग हैं। लेकिन इसका मेन पर्पस ये है कि ऐसा व्यक्ति जो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है, हाँ, उसको आप जो है रिफॉर्म करना हमारा काम है। हमारा काम उसको और हार्डकोर क्रिमिनल बनाना नहीं है। तो नए जो लोग हैं वो थोड़ा रिफॉर्म हो सके, गलती हो गई तो उनको एक बार सजा देने में सुधर जाएंगे वो। तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि टेररिस्ट एक्ट वाले में आप 113 पढ़ेंगे तो उसका जो एक्सप्लेनेशन क्लॉज है उसमें कहा गया है कि ये यूएपीए लगेगा कि आईपीसी लगेगा, ये सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस डिसाइड करेगा। सुपरिंटेंडेंट पुलिस कौन होता है? आईएएस, आईएएस क्वालिफाई करता है, आईपीएस ऑफिसर होता है। आप सोचिए आईएएस कितना बड़ा परीक्षा होती है, बहुत सारे लोगों की ड्रीम होती है कि हम आईएएस बने, आईपीएस बने। तो ऐसा नहीं है, गलत नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है लॉ मिसयूज नहीं कर सकता, लॉ का मिसयूज कर सकता, कोई भी कर सकता है लॉ का मिसयूज। तो पुलिस तो एक खाली हमें दिखता है कि पुलिस करती है, लॉ का मिसयूज तो कोई भी कर सकता है। लेकिन पुलिस ऑफिसर के पास अब एक ऑप्शन आ गया है कि वो देख सके और उनको बताया जा सके। कोर्ट में भी जब आप जाएं तो कोर्ट भी कहेगी, पुलिस ऑफिसर पूछेगी कि आपने इस पे यूएपीए क्यों लगाया है। यूएपीए वाले, मान लीजिए कोई बहुत बड़ा टेररिस्ट है, कोई बहुत बहुत बड़ा टेररिस्ट है, वो टेररिस्ट है या ऐसा आदमी है जो टेररिज्म फैलाने में विश्वास करता है, ठीक है, उसको पकड़ा और उसके कारण एक और कोई बच्चा पकड़ा गया जिसकी उम्र 18-19 साल है, जो उसके झांसे में आ गया, जिसको उसने जो है बेवकूफ बना दिया, जिसको रेडिकलाइज कर दिया, जिसको इंडोक्ट्रिनेट कहते हैं कर दिया। उस लड़के ने कोई बात कर दी तो ऑफेंस तो किया उसने। हमारा पर्पस सजा देना है, सजा देने को तो टेररिस्ट एक्ट में सजा देंगे, वहां इसमें भी लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, इसमें भी डेथ है। टेररिस्ट एक्ट में जो यूएपीए में परिभाषा है उसमें भी डेथ सेंटेंस है, इसमें भी डेथ सेंटेंस है। तो भाई आप डेथ सेंटेंस दे सकते हो, लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी दे सकते हो, पर इसको आईपीसी के अंतर्गत दो, उसको यूएपीए में दो, बेल के प्रोविजन आसान है। तो पुलिस के पास ऑप्शन है और ये लॉ का दुरुपयोग पुलिस ना करे, ये ध्यान रखने की जरूरत है। इसलिए कोई कंफ्यूजन की गुंजाइश नहीं है। सत्यम जी, कोई और सप्लीमेंट्री आपकी है तो पूछिए आप। नो सर, थैंक यू सर। इज इट क्लियर टू यू वेरी मच? यस यस यस। एग्जैक्टली कोई बात रह तो नहीं गई है? नो सर। ठीक है, किसी और का कोई सवाल हो तो, क्योंकि हम लोग देखिए ऑफेंसेस अफेक्टिंग ह्यूमन बॉडी का जो हिस्सा है हम लोगों ने पूरा कर लिया है। मैं थोड़ा सा अभी जो है एक 106 को विशेष रूप से चर्चा करना चाहता हूं, वो मैं चर्चा करूंगा। लेकिन बाकी जो है, आप अगर किसी को कुछ पूछना हो तो जल्दी से पूछें। वो कोई बात और समझ में आ रही है? क्योंकि हमारे पास अब लगभग जो है 40 मिनट का समय रह गया है। 40 मिनट नहीं, ज्यादा समय है, सॉरी। नहीं, अभी कोई सवाल नहीं आ रहा आपका। चलिए, सवाल और आने चाहिए। अब ये देखिए, ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। मैं ट्राई करता हूं कि आपको ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है वो बताने का ट्राई करूं कि देखिए कितना बृहद बना दिया गया है। आई हैव डाउट्स कि, चलिए पहले मैं ये चीजों कर लूं, फिर मैं वापस आऊंगा इस पे, ताकि सारा हो जाए, उसके बाद मैं आपसे डिस्कस करूं। जस्ट गिव मी ए मिनट, मैं वो डेफिनेशन वगैरह देख लूं कहां पर है।
अब आते हैं जो, मैं तो उस पर वापस आऊंगा, पर और जो सामान्य चीजें बता दें। हर्ट है, हर्ट का मतलब किसी को चोट लग जाना। वो 319 में था आईपीसी में, अब ये 114 में हो गया है। वॉलेंट्री काउजिंग हर्ट, इसमें पनिशमेंट में थोड़ा चेंज हुआ है। 116 ग्रीवियस हर्ट है, वो 340 में था, उसमें चेंज हुआ है, पनिशमेंट में थोड़ा सा चेंज हुआ है ग्रीवियस हर्ट में। वॉलेंट्री काउजिंग ग्रीवियस हर्ट, ये जहां जहां चेंज लिखा है इसके मतलब पनिशमेंट में थोड़ा चेंज हुआ है। आप लोग अगर जानना चाहें विशेष रूप से, तो वैसे तो ये पूरा का पूरा एक्ट ही अवेलेबल है, लेकिन दो ऐप हैं जो इसमें अच्छा काम कर रहे हैं। एक तो, दोनों फ्री ऐप हैं, पर एक तो बिजनेस पर्पस के लिए और एक सरकार ने दिया है जनता के लिए। जो सरकार ने ऐप दिया है, मैं चेक करता हूं उसका क्या नाम है उसका। एनसीआरबी ने वो ऐप निकाला है, आप सर्च कर सकते हैं एनसीआरबी न्यू ऐप करके ऑन क्रिमिनल लॉ, फ्री है अवेलेबल। वो आप चेक कर लीजिए, नाम मुझे ऐप का नाम नहीं, तो एनसीआरबी न्यू ऐप है वो ऑन क्रिमिनल लॉ। और दूसरा है टैक्समैन ने निकाला है, दोनों फ्री है, दोनों जो है फ्री ऐप है, और उसमें अच्छा, काफी अच्छा डिटेल है, ऐप में भी देख सकते हैं आप। तो जो चेंजेस आपको दिख रहे हैं वॉलंटरली काउजिंग हर्ट, अब ये वॉलंटरली वर्ड है। वॉलंटरी का मतलब होता है स्वेच्छया, वॉलंटरली काउजिंग हर्ट इसका मतलब होता है स्वेच्छया। जस्ट वेट। हम्म वॉलंटरीली जो वर्ड है ना, इसमें वॉलंटरी आप देखेंगे कई जगह, ये वॉलंटरीली इसमें मेंसरिया एलिमेंट है। क्या मेंसरिया एलिमेंट है? वॉलंटरी मेंसरिया एलिमेंट है। आप देखेंगे इसके पहले जो था कल्पेबल होमिसाइड या मर्डर, इसमें मेंसरिया एलिमेंट है नॉलेज और इंटेंशन। लेकिन हर्ट और ग्रीवियस हर्ट जो है इसमें वॉलंटरीली है। वॉलंटरीली वर्ड जो है वो आईपीसी में सेक्शन 39 में डिफाइंड है। इसमें कहा गया है कि इंटेंशन हो, नॉलेज हो, रीजन टू बिलीव हो, तब भी माना जाएगा वॉलंटरी। वॉलंटरी थोड़ा बड़ा मेंसरिया एलिमेंट है वॉलंटरीली, तो वॉलंटरीली होना चाहिए। अगर आप थोड़ा सा ये जानना चाहते हो कि क्या चेंजेस हुए हैं, तो मैं आपको जरूर बताऊंगा कि क्या चेंजेस हुए हैं। अ,
हाँ, ये देखिए हर्ट जो शुरू हो रहा है 114 से, उसमें फाइन में जो है एक्सटेंड टू 10,000 रुपीज हो गया है, ये बदला है। ग्रीवियस हर्ट का मतलब है थोड़ा गंभीर चोट लग जाती है, इसको ग्रीवियस हर्ट कहते हैं। उसकी 7-8 कैटेगरी बताई गई है कि आंख आपकी परमानेंटली डिप्राइव खत्म हो गई हो, परमानेंटली आपका कान में कोई प्रॉब्लम हो जाए, बड़ा सीरियस प्रॉब्लम, परमानेंटली आपके ज्वाइंट में प्रॉब्लम हो जाए किसी काम से, ठीक है। इसमें जो आखिरी क्लॉज है वो 15 डेज ऑफ सीवियर बॉडीली पेन कहा है, 15 डेज ऑफ सीवियर बॉडीली पेन, ये चेंज हो गया है। फिर वॉलंटरी काउजिंग ग्रीवियस हर्ट है 115 में, वहां के पनिशमेंट में भी कुछ चेंज हुआ है। 118 के क्लॉज 1 में आएंगे तो उसमें भी पनिशमेंट में और विथ फाइन विच में एक्सटेंड टू 20,000 रुपीज हुआ है। पर इसको हम स्किप कर सकते हैं क्योंकि ये चीजें जो है आप देखेंगे जानेंगे तभी वो अच्छा रहेगा। ये किसी को ना याद रहती है, ना हमें याद रहती है, ना आपको याद रहेगी। ये जो है छोटे छोटे पनिशमेंट के लेवल पर चेंज हुए, कोई सब्सटेंटिव चेंजेस नहीं हुए हैं। तो ये कुछ जो है चेंजेस हुए हैं। हार्ट को लेकर अब आते हैं रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति को कोई रोक लेना, कहीं पर रोक देना, ऐसी जगह रोक देना कि ही इज नॉट एबल टू गो टू डायरेक्शन ही वांट्स, ही हैज टू वे टू गो, आपने एक रास्ता रोक दिया, रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट हो गया। आपने दोनों ही रास्ता रोक दिया तो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट हो गया। तो ये प्रोविजन पहले 339 में था, अब वो 126 में आ गया है। 339 चेंज हो गई, रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट 126 हो गया है। रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट पहले 340 में था, अब वो 127 में आ गया है। ध्यान रखिएगा कि रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, if it is done under certain circumstances, then there is a right of private defense to kill the person, kill the offender। ये भी है हमारे पास wrongful restraint, wrongful confinement में, ये पहले भी है। grievous hurt आप देखेंगे, so if there is a grievous hurt of very serious nature, then that grievous hurt, apprehension of grievous hurt is a ground to kill a person, kill an offender अंडर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। ये ग्राउंड है हमारे पास। नाउ वी कम टू क्रिमिनल फोर्स एंड असॉल्ट। 128 इज फोर्स, 129 इज क्रिमिनल फोर्स। नाउ फोर्स इज ए साइंटिफिक टर्म। आपके घर में छोटे बच्चे होंगे तो वो जो है क्लास 6-7 में आते होंगे तो फोर्स पढ़ते होंगे, फोर्स की क्या डेफिनेशन होती है। आवर क्रिमिनल लॉ डिफाइंस फोर्स। सोचिए अब वो कब क्रिमिनल फोर्स होता है, इसके बारे में चर्चा 129 में कर दी गई है। 130 असॉल्ट है, 131 है, उसमें डिफरेंट कैटेगरी ऑफ पनिशमेंट जो है आगे बताया गया है, और उसमें जो पनिशमेंट है उसमें चेंजेस कुछ हुए हैं, उन चेंजेस की चर्चा की गई है जो कि इजीली अवेलेबल है, आप उसको चेक कर सकते हैं। ऑफ किडनैपिंग, एब्डक्शन, स्लेवरी एंड फोर्स्ड लेबर। किडनैपिंग के जो प्रोविजन है, किडनैपिंग का मतलब हो गया, किड का मतलब बच्चा होता है, बच्चे को ले जाते हैं उठाकर, तो किडनैपिंग हो गई। एब्डक्शन सबका हो सकता है, बड़ों का भी हो सकता है, बच्चों का भी हो सकता है, ये फर्क है। और भी कुछ फर्क है, आप आईपीसी की पूरी क्लास से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो किडनैपिंग और एब्डक्शन, इसमें आप देख सकते हैं कि केवल 139 जो करस्पॉन्डिंग प्रोविजन है उसके, और
सो 137 जो किडनैपिंग है ये 359 में आईपीसी में है, 359 में आईपीसी में। और इसी प्रकार 359 में ही जो किडनैपिंग का पार्ट है उसको 137(1), 137(1)(a) इस तरह बनाया गया है। 360 में जो किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया है 137(1)(a) हो गया है। तो 137 में कई क्लॉज बना दिए गए हैं। आप 359, 360, 361, 361 तक और 363 तक ये सब जो है 137 में आ गया है, एक साथ बना दिया गया है। उसके बाद 138 में एब्डक्शन है, और ये जो एब्डक्शन है ये 362 आईपीसी में जो 362 है वो एब्डक्शन है। इस एब्डक्शन को 138 में एज इट इज डाल दिया गया है। इसको जानने में कोई दिक्कत नहीं है, जो पहले से है। इसलिए क्या है कि आईपीसी में बहुत सारे प्रोविजंस में बदलाव नहीं हुआ, इसलिए इसको जानने में कोई बहुत दिक्कत नहीं है। नंबरिंग केवल चेंज हुआ है। नंबरिंग तो किसी भी नए विद्यार्थी को याद करनी पड़ती है। 139 है किडनैपिंग और मेमिंग ए चाइल्ड फॉर पर्पस ऑफ बेगिंग। 139 ये 363 कैपिटल ए था पहले, और इसको 139 में डाल दिया गया है। और इसमें पनिशमेंट के एस्पेक्ट पे कुछ चेंज हुए हैं। जैसे पनिशमेंट जो है अब नॉट लेस देन 10 इयर्स कर दिया गया है। नॉट लेस देन का मतलब होगा, जब आप नॉट लेस देन करते हैं इसका मतलब होगा कि जुडिशियल डिस्क्रिशन कम हो गया। अब जुडिशरी का रोल इसमें बहुत कम हो गया है, क्योंकि मिनिमम 10 साल का पनिशमेंट आपको देना ही देना है। दूसरा क्लॉज है जो कहता है कि नॉट लेस देन 20 इयर्स। आपने उस चाइल्ड जो है, चाइल्ड को उस तरह हाथ काट दिया, कुछ और कर दिया इस तरह, तो ये इसमें मिनिमम पनिशमेंट जो है 20 इयर्स रहेगा। उसके बाद अगले में आते हैं आप 140 में, फिर 4 क्लॉजेज हैं, 141, 142, 143 एंड 144। ये कौन कौन से क्लॉज हैं? ये 364 कैपिटल ए। 364 कैपिटल ए क्या है? किडनैपिंग फॉर रैंसम, फिरौती के लिए जो दंड है वो इसमें डाल दिया गया है। वो वापस ये आ गया है 142 क्लॉज 2 में आ गया है, कोई परिवर्तन नहीं, एज इट इज है। 140 क्लॉज 3 है, वो 365 जो आईपीसी है 140 क्लॉज 3 हो गया है। किडनैपिंग और एब्डक्टिंग विथ इंटेंट सीक्रेटली एंड रॉन्गफुली टू कन्फाइन पर्सन। 140 क्लॉज 4 है, ये 367 है। 367 क्या है? किडनैपिंग और एब्डक्टिंग इन ऑर्डर टू सब्जेक्ट पर्सन टू ग्रीवियस हर्ट स्लेवरी, उसको स्लेवरी करने के लिए उसका आकर ये 140 क्लॉज 4 में आ गया है। 141 क्या है? इंपोर्टिंग ऑफ गर्ल और बॉय फ्रॉम फॉरेन कंट्री, दूसरे देश से हम लड़की या लड़के को फॉरेन कंट्री में ला रहे हैं, इसमें कुछ चेंज हुआ है। ये पहले क्या था? आईपीसी में था 366 इंपोर्टेशन ऑफ गर्ल फ्रॉम फॉरेन कंट्री। चेंज क्या हुआ? चेंज हुआ है गर्ल अंडर द एज ऑफ 21 ईयर्स एंड एनी बॉय अंडर द एज ऑफ 18 ईयर्स। ये चेंज कर दिया गया, एज में चेंज किया गया है। फिर 142 आइए, रॉन्गफुली कंसीलिंग और कीपिंग इन कन्फाइनमेंट किडनैप्ड और एब्डक्टेड पर्सन। जो व्यक्ति किडनैप हुआ है, एब्डक्ट हुआ है, उसको गलत तरीके से अपने पास छिपा के रखते हैं। ये 368 का प्रोविजन आईपीसी में था, ये 142 में डाल दिया गया है। 370 आईपीसी था ट्रैफिकिंग ऑफ पर्सन। ट्रैफिकिंग का मतलब होता है लोगों का व्यापार करना, ट्रैफिकिंग। आपको ध्यान होगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल ऐसा है जो ट्रैफिकिंग को जो है गलत घोषित करता है। कौन सा आर्टिकल है? किसी को याद है आप में से? एनीवन? कौन सा फंडामेंटल राइट का प्रोविजन है जो बताता है कि ट्रैफिकिंग इज नॉट परमिसेबल, इट इज वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट एंड इट विल बी एन ऑफेंस आल्सो? एनीवन? Sir, Article 23.
23 क्या कहा गया, आप बता सकेंगे, थोड़ा सा समझा सकेंगे क्या कहा गया है? Sir, Article 23 prohibits trafficking in humans and beggars and other यस forced labor. यस। और इतना ही नहीं, 23 की खास बात यह है कि एक क्लॉज में कहा गया है कि उसको क्रिमिनलाइज भी किया गया है, वो क्रिमिनलाइज करेंगे आप। और 35 आर्टिकल 35 में जाएंगे तो आप देखेंगे कि उसमें कहा गया है कि द पार्लियामेंट विल मेक द लॉ नॉट द स्टेट। और इसलिए जो है ट्रैफिकिंग के अगेंस्ट में पार्लियामेंट ने लॉ बनाया है। तो लेकिन आईपीसी में भी ये ट्रैफिकिंग ऑफ पर्सन एक ऑफेंस ऑलरेडी है सेंट्रल लॉ के थ्रू। तो जो ट्रैफिकिंग ऑफ पर्सन है ये 370 में पहले था आईपीसी में, अब ये आ गया है 143 में ट्रैफिकिंग ऑफ पर्सन। और इसमें बेगरी वर्ड जो है वो जो है उसको डाल दिया गया है। बेगरी पहले नहीं था, पहले स्लेवरी था, सर्विट्यूड था, फोर्स रिमूवल था। बेगरी वर्ड को इसमें फिर से डाल दिया गया है। उसके बाद 370 कैपिटल ए भी आईपीसी में था, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ए ट्रैफिक्ड पर्सन। जो व्यक्ति ट्रैफिक हुआ किया गया उसका एक्सप्लॉयटेशन करना, तो इसको 144 में डाल दिया गया, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ए ट्रैफिक्ड पर्सन। इसमें भी थोड़ा चेंज हुआ है, 10 इयर्स का पनिशमेंट है, ईयर में पनिशमेंट में चेंज हुआ है, और कुछ मामलों में 7 ईयर का पनिशमेंट किया गया है। देन 145 जो है वो है हैबिचुअल डीलिंग इन स्लेव्स। स्लेव्स में जो डील करते हैं, जो लोग किसी को बंधुआ बना लेते हैं, बंधुआ मजदूर टाइप का बना लेते हैं। स्लेव्स मतलब उसको गुलाम बना लेते हैं अपना। वैसे तो गुलामी की प्रथा अब बहुत रही नहीं, खत्म हो गई है। अमेरिका में बहुत ज्यादा थी, बाद में उसको कानून बना के उसको स्लेवरी को खत्म किया गया। भारत में भी ऐसा रहा है, वो भी खत्म किया गया। अब तो बहुत ज्यादा ऐसा है नहीं, फिर भी ये कानून अभी जारी है, क्योंकि ऐसे कुछ मामले हो सकता आ जाएं जिससे कि लोग बच जाएं, ऊपर के प्रोविजंस वो कवर ना हो, इसलिए यहां डाल दिया गया है। दूसरी बात है, जब हैबिचुअली डीलिंग इन स्लेव्स आप देखेंगे तो ये 371 में था आईपीसी में, कोई चेंज तो नहीं हुआ है, ऑलरेडी कवर्ड है पिछले पे और सबसेक्शन में, ट्रैफिकिंग के बारे में कवर्ड है। लेकिन हैबिचुअल डीलिंग इन स्लेव्स जो है ये एक तरह से एक स्ट्रिक्ट लायबिलिटी ऑफेंस भी क्रिएट करता है। तो ये थोड़ा और प्रेशर डालता है ऐसे लोगों के ऊपर कि भाई ये स्ट्रिक्ट लायबिलिटी ऑफेंस है, और प्रोसिक्यूशन के लिए इजी है थोड़ा प्रूफ कर पाना। 145 में 146 है अनलॉफुल कंपल्सरी लेबर। आपको ध्यान होगा कि जैसा अभी जब फंडामेंटल राइट देखते हैं हम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन जो वर्ड है उसमें कहा गया है कि किसी को आप बाइंड नहीं कर सकते, बाउंड नहीं कर सकते कि आप ये काम करो, ये काम आपको करना ही पड़ेगा। आप उसको फोर्स नहीं कर सकते काम करने के लिए। वो अगर छोड़ के जाना चाहता है जा सकता है, हो सकता है अपना पेमेंट ना दे उसको, वो अलग बात है। लेकिन आप इसको ये नहीं कह सकते कि हम तुमको काम ये करना ही पड़ेगा, ठीक है। और यहां तक कि पैसे देकर भी आप फोर्स नहीं कर सकते, ये ध्यान रखिए। मान लीजिए एक रिक्शा वाला जा रहा है, रात के 11 बजे है, वो अपने घर जा रहा है, आपने कहा भाई हमें इधर छोड़ दो, बोला नहीं साहब हम तो घर जा रहे हैं, थक गए नहीं जा रहे, बोला नहीं चलो चलो। आपने कहा चलो डबल पैसा देंगे, बोले नहीं साहब हम जा नहीं सकते, हमको घर जाना है, हमारे बच्चे इंतजार कर रहे हैं, वाइफ इंतजार कर रही है, बस हमें तबीयत भी ठीक नहीं लग रही है। हमने कहा भाई डबल पैसे दे रहे हैं चलो। जैसे आपने कहा कि जबरदस्ती चलो, आपने फंडामेंटल राइट वायलेट कर दिया। तो कंपल्सरी लेबर जो है वो अलाउड नहीं है, फंडामेंटल राइट का वायलेशन तो है ही, फंडामेंटल राइट का वायलेशन तो वो है ही। उसके साथ साथ ये सेक्शन 146 में भी एक ऑफेंस है जो कि पहले 374 था। लेकिन एक बात ध्यान रखना है, कॉन्स्टिट्यूशन में ही यह प्रोविजन दिया गया है फंडामेंटल राइट में कि कुछ देश की सेवा के लिए कंपल्सरी लेबर के लिए आदेश दिया जा सकता है, ये कुछ मामलों में ऐसा किया जा सकता है। तो ये फ्रेंड्स, ये हमने आपसे ये कवर किया है जो ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी का जो एरिया है वो हमने कवर किया है आपसे। अब इसमें जो कुछ क्लॉजेज हैं जिसको मैंने कहा कि इसकी चर्चा मैं बाद में करूंगा, ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी को लेकर, वो मैं ट्राई कर रहा हूं कि वो ऑफेंसेस मिल जाए मुझे।
यस, पहली बात मैं ये कहना चाहता था कि ये जो 106 है, 106 इज इक्विवेलेंट टू विच क्लॉज, कोई बता सकता है? पहले भी मैंने चर्चा किया था। 106 ऑफ भारतीय न्याय संहिता इज इक्विवेलेंट टू विच, बताइए। पहले भी मैंने बताया था 106 मैंने बताया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसकी बात में बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे हम। गाड़ियों से जुड़ा हुआ है, मतलब लिखा हुआ तो नहीं है जाओ आईपीसी में, लेकिन कोई बताए? अभी बताया थोड़ी देर पहले मैंने। Sir, 304A. 304 कैपिटल है। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। 304 कैपिटल ए जो था उसको अब है भी कह सकते हैं, इसलिए कह सकते हैं कि 106 का जो क्लॉज 2 है वो अभी एप्लीकेबल नहीं है। एप्लीकेबल नहीं है तो क्या एप्लीकेबल है? आईपीसी का 304 अभी एप्लीकेबल चल रहा है, एक तरह समझिए आप, ठीक है। ये 304 कैपिटल ए क्या है, जैसे समझिए, डूइंग एनी रैश और नेग्लिजेंट एक्ट। डूइंग एनी रैश और नेग्लिजेंट एक्ट का मतलब होता है, पहले समझिए नेग्लिजेंस क्या होता है। नेग्लिजेंस का मतलब होता है कि ड्यूटी टू टेक केयर, हमारा कोई इंटेंशन नहीं है, हमारा नॉलेज भी नहीं है, देयर इज अ ड्यूटी टू टेक केयर। जैसे आप घर से बाहर निकले, जल्दी जल्दी में हेलमेट लेना भूल गए, हेलमेट जो है ड्यूटी है हमारी, हम लिए नहीं। अब आप ये नहीं कह सकते कि भैया हम लेना चाहते थे, हमने जानबूझकर नहीं छोड़ा, मैं तो ऐसे ही भूल गया हूं। नहीं, ये नेग्लिजेंस है, नेग्लिजेंस है ये। दूसरा क्या है, आप गाड़ी चला रहे हैं, आपने राइट इंडिकेटर दिया, रात का समय है, राइट इंडिकेटर एक्चुअली खराब हो गया था, आपको पता ही नहीं चला, आपने दाहिने मोड़ दिया, पीछे से किसी गाड़ी ने धक्का मार दिया, वो आपसे झगड़ा करने लगा, started quarreling with you that you have not given any right indicator and therefore there is an accident. You told no, I have given right indicator. So then you see suddenly that okay, my right indicator is not working. आपको पता भी नहीं था कि राइट इंडिकेटर वर्क नहीं कर रहा है। नो मेंस रिया एलिमेंट, बट दिस इज नोन एज नेग्लिजेंस। देयर इज अ ड्यूटी टू टेक केयर, नेग्लिजेंस, ये हो गया नेग्लिजेंस। रैश क्या हो गया? रैश में क्या है कि आप यू डू नॉट केयर, आप गाड़ी चला रहे हैं सड़क पे, दाहिने चला रहे हैं, बाएं चला रहे हैं, इधर घुमा रहे हो, और आपने कहा अरे भाई कोई बात नहीं होती, कोई दिक्कत नहीं। स्पीड जो है, आप बोले नहीं 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 कुछ नहीं होता, मैं तो कितनी बार गाड़ी चलाया, कुछ नहीं होता, कहीं एक्सीडेंट नहीं होता, तो रैश हो गया। रैश का मतलब यू डू नॉट केयर, यू आर वेरी रिलक्टेंट टू व्हाट विल हैपन, तो ये रैश हो गया। आपका इंटेंशन नहीं है कुछ करने का, आप अपनी गाड़ी जो है जिग जैग मोड में चला रहे हैं, आपने कहा मैंने कई बार चलाया इस तरह से, एक्सीडेंट हो गया, रैशली हो गया। तो ये एग्जाम्पल है। सो whoever causes death of any person by doing any rash or negligent act not amounting to culpable homicide, मतलब कल्पेबल होमिसाइड नहीं होना चाहिए, यानी कि इंटेंशन या नॉलेज ये नहीं होना चाहिए, पहले समझ लीजिए, ठीक है। सो 304 के एलिमेंट, 304 नहीं लग सकता, 304 जो अभी आईपीसी है, 304 एक ही बात नहीं कर रहा हूं मैं, पहले तो इंटेंशन और नॉलेज नहीं होना चाहिए। रैश और नेग्लिजेंट तरीके से हम कुछ कर रहे थे, कोई भी काम, ड्राइविंग तो एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, और उसमें किसी के क्या हो जाए, डेथ होना जरूरी है। अगर डेथ नहीं हुई है तो ये सेक्शन लागू नहीं होगा, ये क्लॉज, कोई और क्लॉज लागू होगा। उसको क्या पनिशमेंट होगी? पनिश्ड विथ इंप्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर ए टर्म विच में एक्सटेंड टू 5 years। उसको अभी सजा क्या होगी? 5 साल की सजा भी होगी और उसको फाइन भी किया जाएगा। और कौन गलती कर सकता है?
डॉक्टर है, डॉक्टर ने जो है गलती से, जानबूझ के नहीं, गलती से ऑपरेशन करके रूई गलती से छोड़ दिया, हो गया 304A का हो गया, क्योंकि नेग्लिजेंस हो गया, ही हैज अ ड्यूटी टू टेक केयर, उसने नहीं ध्यान दिया, उसमें आदमी की डेथ हो गई, डेथ होना जरूरी है, ध्यान रखना है। तो ऐसे में 304A लगता है। 304A में पनिशमेंट 2 इयर्स तक है। एक तो ये पॉइंट है, समझिए, चेंज है। और सेकंड क्या है? सेकंड ये है कि 304A में और फाइन भी पनिशमेंट है, यहां और फाइन हटा दिया गया है, एंड फाइन कर दिया गया है। फर्क आप समझ रहे होंगे। वहां क्या था कि पहले 304A में अगर आपको पनिशमेंट भी होता था तो जज आपको केवल फाइन करके 10,000, 20,000, 50,000 करके आपको छोड़ देता था। अब क्या है, आपको जेल तो जाना पड़ेगा। कहते ना, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना, अब आपको करना पड़ेगा। पहले फाइन था तो लोग बड़ा सोचते थे, अरे हम तो बड़े आदमी है, फाइन हो जाएगा, चलो जाने दो। अब ये जो है एक डिटरेंस बना है। तो चेंज क्या हुआ है? क्या डेथ पहले भी होनी थी? यस, होनी थी। कैसे होनी थी? रैश या नेग्लिजेंट एक्ट से, पहले भी अभी भी, बस ये ऑफेंस हो गया। चेंज क्या हुआ है? पनिशमेंट पहले 2 साल था, अब वो 5 साल तक हो सकता है। 5 साल तक मतलब अभी भी 1 साल हो सकता है, अभी भी 6 महीना हो सकता है। इट कैन बी 3 ईयर, इट कैन बी 4 ईयर, इट कैन बी मैक्सिमम 5 ईयर्स। अर्लियर इट वाज ओनली 2 ईयर्स। सो देयर आर केसेस वेयर एक आदमी जो है शराब पी के गाड़ी चला दिया, 5 लोग, 6 लोग, 7 लोगों को मार दिया, उसको 2 साल की सजा मिली। अब उसको कम से कम 5 साल की सजा मिलेगी, कम से कम नहीं, मैक्सिमम उसको 5 साल की सजा मिलेगी, और फाइन भी देना पड़ेगा। ये तो पहला चीज है, ये सब पे लागू है, फॉर एवरीवन। जो भी नेग्लिजेंस करेगा, रैश करेगा, उस पे लागू है। जो इसके साथ जो एक क्लॉज है, वो क्लॉज शायद इसमें नहीं है। लेट मी सी दैट, नो, दैट क्लॉज इज नॉट हियर। वो क्लॉज क्या कहता है कि यदि वो 106 के 1 में ही है, वो क्लॉज ये कहता है कि यदि डॉक्टर से ऐसी कोई बात हो गई हो, सो ही विल बी गिवन ओनली 2 ईयर पनिशमेंट मैक्सिमम, जैसा पहले था 2 ईयर पनिशमेंट एंड फाइन। सो डॉक्टर, चूंकि डॉक्टर एक स्पेसिफिक एंटिटी है, उसको आईपीसी में भी एग्जम्पशन दिया गया है। डॉक्टर को एक अलग उसको बताया गया है कि डॉक्टर एक अलग इकाई है। विनोद दुआ के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने फिर से कहा है कि डॉक्टर एक अलग है एंटिटी, उसकी तुलना किसी और से नहीं कर सकते। तो डॉक्टर के बारे में आईपीसी ने 1860 में ही बता दिया था कि डॉक्टर एक अलग इकाई, उनकी अलग रेस्पेक्ट है, अलग काम का नेचर है, इसलिए उनकी पनिशमेंट 2 साल की गई है, 5 साल नहीं है। तो अगर डॉक्टर से कोई गलती होती है, रैश और नेग्लिजेंट है, तो उसकी सजा 2 साल है, लेकिन साथ में फाइन भी अब होगा। पहले क्या था? और फाइन था, चलो भैया, चलो 10,000 रुपए देके छूट जाओ। नो, अब नहीं, अब जेल तो जाना पड़ेगा, भले 1 दिन के लिए जाना पड़े, 10 दिन के लिए। कोर्ट कोई भी सजा देगी, 2 साल तक देगी। ये 2 कैटेगरी हो गई, समझ गए होंगे आप। बस अब कंक्लूड करेंगे। पहली कैटेगरी क्या हो गई? अगर डॉक्टर ने किया है तो 2 साल तक की सजा, अदरवाइज जनरल क्या है, 5 साल तक की सजा, क्योंकि नेग्लिजेंस तो किसी से हो सकता है। अब तीसरे क्लॉज पे आते हैं, जो सबसे कंट्रोवर्शियल क्लॉज है, एंड दिस, बिकॉज ऑफ दिस क्लॉज, देश में ट्रक ड्राइवर भाई लोग जो है, उन्होंने हड़ताल कर दिया। और अभी भी ये क्लॉज लागू नहीं है, ध्यान रखिए आप। ये क्लॉज आईपीसी में एक ऐसा क्लॉज है जो अभी लागू नहीं, भारतीय न्याय संहिता में एक ऐसा क्लॉज है जो अभी लागू नहीं है। ये क्लॉज क्या है? क्लॉज whoever causes डेथ क्या है? अगर डेथ हो गई, रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट, ड्राइविंग से, गाड़ी ड्राइव करते हुए अगर कोई एक्सीडेंट हो गया और डेथ हो गई, और रैश और नेग्लिजेंट थे हम, तो क्या होगा? तब हमारी सजा 5 साल नहीं होगी, 2 साल नहीं होगी, 10 साल तक हो सकती है, यदि हम वहां से भाग गए हैं और पुलिस को रिपोर्ट नहीं किया है, या मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट नहीं किया है। एक्सीडेंट, उसको फिर समझिए। मान लीजिए मैं गाड़ी चला रहा हूं, गाड़ी की स्पीड ज्यादा है, मजे में चले जा रहे हैं हम दोस्त लोग मस्ती में, 40 की स्पीड कहा गया है, 80 की स्पीड से जा रहे हैं।
अचानक उधर से एक कोई एजेड आदमी, एक कोई साइकिल वाला अचानक घुमाता है, आ जाता है, कोई बच्चा आ जाता है। मैं रोकने का ट्राई करता हूं, लेकिन गाड़ी की स्पीड ज्यादा है, 40 तो है नहीं कि रुक जाएगी, 80 है। उसको लग जाता है धक्का एंड ही इज किल्ड। बस जैसे ही किल हो गया, 106 आ गया, 304 पुराना वाला या 106 नया वाला आ गया। अब देखना है किस कैटेगरी में आएगा, 2 ईयर में आएगा, 5 ईयर में आएगा, इसमें आएगा। 2 ईयर में तो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा 2 ईयर में, बताइए 2 ईयर में क्यों नहीं आएगा? बिकॉज नेग्लिजेंट एक्ट डॉक्टर की वजह से नहीं होगा ना। यस, 2 ईयर केवल और केवल डॉक्टर के लिए है। पर डॉक्टर लोग भी नाराज हैं। डॉक्टर नाराज है, बोल रहे हैं अब आपने एंड फाइन कर दिया, पहले और फाइन था। अरे तो क्या हो गया भाई, आप जो है किसी मरीज के से खिलवाड़ कर रहे हो, उसकी जान चली जा रही है, आप बोल रहे हो हम खाली फाइन देके छूट जाएंगे? ये क्या बात होती है? क्यों नहीं आपको 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 2 साल तक की सजा होनी चाहिए? ये तो इरिस्पॉन्सिबल का बिहेवियर है कुछ डॉक्टरों का। सभी डॉक्टर ऐसा नहीं करते। बहुत डॉक्टर जो है बहुत ही रेस्पेक्टेबल व्यक्ति हैं और वो काफी अच्छे से काम करते हैं। कुछ डॉक्टर ऐसे पैसे के लालच में और कुछ लालच में जल्दी जल्दी ऐसा कर देते हैं। अब जो है जब एक्सीडेंट हो गया तो अब हमारे पास 2 तरह के ऑप्शन है। हमने देखा अरे तो धक्का लग गया, अब बोले क्या करें। तब तक किसी ने कहा अरे भाई जल्दी भागो। क्यों भागो? क्योंकि अगर आप रुके तो क्या होगा, आप रुक गए वहां तो क्या होगा, बताइए क्या होगा रुक गए तो? सर मॉब लिंचिंग हो सकती है, पब्लिक मारेगी। पब्लिक तो बिल्कुल ये नहीं देखती कि दूसरे की गलती थी। हम लोग भी कभी दूसरे की गलती नहीं देखते हैं कि अरे भाई साइकिल अचानक आ गया था, बच्चा दौड़ के आ गया था, ठीक है हमसे गलती हुई है, आई एम एट फॉल्ट, 40 की बजाय 80 चला रहे थे, गलती तो हुई है, ऑफेंस तो हुआ है हमसे, पर ये कोई नहीं सुनता। क्या करेगा, आपकी कार में आग लगा देगा। अगर उसके फैमिली के लोग होंगे आपको मारना शुरू करेंगे, बोलेंगे नहीं इसको भी ऐसे ही मारो। ऐसा कई कुछ जगहों पे हुआ है, तो आप तो रुकेंगे नहीं, स्वाभाविक है। तो कानून भी कहता है यू एस्केप। देखिए वर्ड यूज हुआ एस्केप। मैंने आपसे क्या कहा था, भारतीय न्याय संहिता ये न्याय की बात करता है एक्यूज्ड के लिए भी। एक्यूज्ड को ये नहीं कह रहा आपको रुकना है वहां अनिवार्य। यदि आप रुक सकते हो, नथिंग लाइक दैट, बहुत अच्छी बात है, आपको रुकना चाहिए। जो विक्टिम है उसको हॉस्पिटल पहुंचाना चाहिए, हमारी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हॉस्पिटल पहुंचाना चाहिए। फॉरेन कंट्री में, अमेरिका वगैरह में, कई देशों में तो ये बात साफ साफ लिखी हुई है, ये बात कि आपको वहां रुकना है, हॉस्पिटल पहुंचाना है, नहीं तो और आपको गंभीर सजा मिलेगी। हमारे यहां भी ये प्रोविजन नहीं किया गया है। हमारे यहां कहा गया एस्केप, वो चाहे तो भाग सकता है, क्योंकि पार्लियामेंट को पता है कि लोग जो है मारपीट पे उतारू हो जाते हैं एकदम, ठीक है, तो इसलिए कहा भाग जाइए, लेकिन विदाउट रिपोर्टिंग इट टू द पुलिस ऑफिसर। पुलिस ऑफिसर को रिपोर्ट करिए। अगर आपने पुलिस ऑफिसर को रिपोर्ट किया या मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट किया तो फिर आपका मामला वापस चला जाएगा 5 साल वाले में, और नहीं तो अगर आपने रिपोर्ट नहीं किया तो आपकी सजा बढ़ करके कितनी हो जाएगी, 10 साल तक हो जाएगी। 10 साल तक का मतलब 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 6 साल, 8 साल, अधिकतम 10 साल। ये इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ट्रक ड्राइवर जो महोदय हैं उन लोगों को भ्रम हो गया कि हमें 10 साल तक की मिनिमम सजा मिलेगी। नो, ऐसा नहीं था, 2 साल भी हो सकता है, 1 साल। अगर आप सीसीटीवी फुटेज में आपने फ्रंट कैमरा लगाया हुआ है, आपने कैमरा लगाया जिससे पता चल रहा है कि उस व्यक्ति की गलती थी, आपकी गलती थी, उसकी भी गलती थी, आपको सजा कम मिलेगी। लेकिन अगर आप भाग गए हैं तब आपका मामला ऑटोमेटिक 10 साल तक में आ जाएगा। एक तो ये चेंज हो गया है, ठीक है। अब आप पूछ सकते हैं कि सर ये जो है पुलिस को रिपोर्ट करेंगे तो पुलिस तो परेशान करेगी, ये बात सही है ना? आपके मन में बात आ रही है कि नहीं आ रही है कि भैया कोई आदमी क्या पुलिस को इन्फॉर्म करेगा कि भैया मुझसे एक्सीडेंट हो गया है? सीधी सी बात यह है, पुलिस से ट्रक ड्राइवरों को ये भ्रम में डाल दिया गया, कुछ लोगों ने भ्रम में डाला कि तुम्हें पुलिस को जाके इन्फॉर्म करना है, मतलब पुलिस को जाके सरेंडर करना है, अपनी गाड़ी लेकर पुलिस थाने में देना है। नहीं, बिल्कुल नहीं। यू सी द वर्ड्स ऑफ द लॉ, रिपोर्टिंग इट, यू कैन रिपोर्ट ओनली। कैसे? फोन से इन्फॉर्म कर दो, आप 100 नंबर वहीं डायल कर दीजिए,
आप 112 डायल कर दीजिए कि साहब ऐसी ऐसी बात है, मैं गाड़ी चला रहा हूं और इस गाड़ी से एक एक्सीडेंट हो गया, एक आदमी को धक्का लग गया है, 1 पर्सन इज इंजर्ड। आपको तो अभी पता नहीं है डेथ हुई है कि नहीं। अगर डेथ नहीं हुई तो 106 नहीं लागू होगा, अगर डेथ हुई तो 106 लागू होगा। पर आपने अपना काम कर दिया, आपको पुलिस के पास जाने की जरूरत नहीं है, लॉ नहीं कहता। आप जाएंगे तो अच्छा रहेगा, योर केस विल बी स्ट्रॉन्गर, योर केस विल बी वेरी स्ट्रॉन्गर। आपको पनिशमेंट कम मिलेगी। ये आदमी अच्छा है, हॉस्पिटल भी ले गया, लॉ के अनुसार ये पुलिस के पास भी गया, ये अलग बात है। बट पुलिस के पास जाके सरेंडर करना इज नॉट द रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ। रिपोर्ट कर दीजिए। पर ट्रक वालों को पहला भ्रम ये दिलाया गया आपको पुलिस को जाके रिपोर्ट करना, पुलिस ऑफिसर के पास जाना। नो, ऐसा नहीं है। और दूसरा भ्रम उनको दिलाया गया 10 साल तक की सजा है तो मिनिमम नहीं, ये भी नहीं, गलत बात है। और तीसरा उनको यह भ्रम दिलाया गया कि 5 लाख 7 लाख जुर्माना होगा। कहां लिखा है देखो जरा, शैल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन। अब आप घर जाके आज देखिएगा पुराने वीडियो जो ट्रक ड्राइवर्स के होंगे, आधे से ज्यादा लोग, 3/4 लोगों को गलत जानकारी थी, उनको जाने अनजाने लोगों ने गलत उनको भ्रम में फैला दिया। लोगों ने इस सिचुएशन का फायदा उठाने का प्रयास किया और सरकार को दबाव में आकर के इस क्लॉज को रोक देना पड़ा। अभी भी अब क्या है, लोग अब जो है नहीं, पुलिस अभी रुकेंगे नहीं, क्योंकि अब मामला तो उसी में जा रहा है, 106(1) में जाएगा, 2 में जाएगा नहीं। तो विदाउट रिपोर्टिंग टू पुलिस ऑफिसर, या अब इसमें एक बात और समझनी है, मैं बताऊंगा ये प्रोविजन लाया क्यों गया है। क्या केवल मोरलिटी के लैंप पे लाया गया, मेरे एक्सीडेंट हो गया भैया, मेरा एक्सीडेंट हो गया तो मेरी जिम्मेदारी नहीं, और भी चीजें हैं। क्या है पहला ये है, पहला रूल है, उसको कहते हैं गोल्डन आवर रूल। किसी को पता है गोल्डन आवर रूल क्या होता है? डज एनीबडी नो व्हाट इज गोल्डन आवर रूल? सर जब तक वो पेशेंट की जान बचाई जा सके सर, इनिशियल जब एक्सीडेंट होता है। वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये गोल्डन आवर रूल का मतलब, कितने आवर को गोल्डन आवर रूल कहा जाता है? 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, कितने घंटे को? फर्स्ट 1 आवर को, एक्सीडेंट होने के फर्स्ट 1 आवर को कहा जाता है गोल्डन आवर रूल। तो हमारे देश में अभी जो रिपोर्ट है पहले, वो रिपोर्ट ये कहती है, कुछ रिपोर्ट कहती है कि 2 लाख लोग हर साल एक्सीडेंट में मर जाते हैं। 2 लाख लोग। सरकारी रिपोर्ट कहती है 1,60,000 लोग मर जाते हैं। 1,60,000 लोग हर साल मर जाते हैं। हम इसी रिपोर्ट को मान लेते हैं, 1,60,000 लोग एक साल में मर जाते हैं। बता सकते हैं आप में से कोई कि लगभग हर महीने कितने लोगों की डेथ हो रही है? अगर 1,60,000 लोग हर साल में उनकी डेथ हो जा रही है रोड एक्सीडेंट में, हर महीने कितने लोगों की डेथ हो रही है? आप चैट बॉक्स में भी दे सकते हैं, बता भी सकते हैं, आसान सवाल है। तो नियरली 13,000 और 13,500। यस, नियरली 13,000 लोग हर महीने। एक महीने में 30 दिन होते हैं, तो एक दिन में कितने लोगों की डेथ हो गई? $400+। 400+। हर रोज 400 लोग सड़क पे मर जाते हैं बेचारे, उनके बच्चे अनाथ हो जाते हैं। कोई व्यक्ति अपना पापा खो देता है, कोई व्यक्ति अपना बच्चा खो देता है, कोई अपनी डॉटर खो देता है, कोई अपनी मदर खो देता है, कोई अपने फादर खो देता है। क्यों? क्योंकि हमने ड्राइविंग तेज कर दी, हम ध्यान नहीं दिए, हम स्पीड बढ़ा दिए, हम शराब पिए हुए थे। इतने लोग, और अगर वो जो धक्का लग जाता है, वो पड़े रहते हैं सड़क पे और डॉक्टर के पास पहुंचते हैं तो डॉक्टर कहता है अरे इसका तो खून बहुत बह गया, लेट हो गया, अगर आप इसको आधे घंटे पहले पहुंचा देते तो हम इसकी जान बचा लेते। क्योंकि एक्सीडेंट होने के बाद 1 घंटे के अंदर अगर मेडिकल अटेंशन मिल जाती है तो आधी जान बचाई जा सकती है। मतलब हर रोज 200 लोगों की जान बच सकती है। सोचिए जरा, 200 लोगों की जान। और जब एक्सीडेंट हुआ है तो सबसे पहले जानकारी किसको मिलती है?
मैंने किया है, मुझे जानकारी मिलती है। लॉ क्या मांग रहा है आपसे? चांद तो मांग नहीं रहा। लॉ इतना ही कह रहा है कि आप पुलिस को इन्फॉर्म करो। पुलिस क्या करेगी? आपको पकड़ने नहीं आ रही है, पुलिस क्या करेगी? व्हाट विल द पुलिस डू? पुलिस क्या करेगी बताइए? कैसे आप इन्फॉर्म करेंगे? तो जल्दी जल्दी बताओ भाई, तब जल्दी छुट्टी हो जाएगी। व्हाट विल द पुलिस डू? विक्टिम को मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करने की Yes. कोशिश करेगी। अगर आप में से किसी ने हाल फिलहाल में पुलिस को फोन किया है 112 पर या 100 पर, आप देखेंगे पुलिस अधिकारी कहता है कि वहां पर जो है जो कॉल सेंटर है उससे कोई लेडी या जेंट्स होते हैं, वो बोलते हैं कि आपको एम्बुलेंस चाहिए, अगर चाहिए तो हम भेजते हैं। जैसे आप इन्फॉर्म करते हैं, पुलिस जो है तुरंत वहां एम्बुलेंस भेजेगी। खुद तो आएगी ही आएगी, नहीं आ सकती तो पहले एम्बुलेंस भेजेगी। एम्बुलेंस भेजेगी तो हो सकता है कि आधे लोगों की जान बच सकती है। उसके राइट टू लाइफ का प्रश्न है, आर्टिकल 21 का। और आप ये कह रहे हैं कि भाई हम जो है रिपोर्ट करेंगे तो हमें पुलिस परेशान करेगी। अरे भाई, एक तो आपने गलती किया, यू हैव डन ए मिस्टेक, यू वर रैश एंड नेग्लिजेंट। नंबर 1, you violated the law, and because of your accident someone was killed, and not someone is an individual. Someone lost his father, someone lost his son, someone lost his daughter, someone lost his mother, someone lost his father, someone lost someone else. और आप कह रहे हैं कि नहीं 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 नहीं, हम तो इन्फॉर्म भी नहीं करेंगे। और इन्फॉर्म के लिए ये नहीं कहा जा रहा कि यू गो टू द पुलिस स्टेशन, यू सरेंडर। नो, आप मत जाओ, आप जहां भागना है भागो। आप इन्फॉर्म करो, एस्केप वर्ड लिखा है, भागो, पर पुलिस को इन्फॉर्म करके भागो। यदि नहीं रिपोर्ट करोगे तो तुम्हारा मामला ऑटोमेटिक 10 ईयर वाले में आ जाएगा। और क्या चेंज होगा? यदि 5 ईयर में आता है तो ये बेलेबल ऑफेंस रहेगा, यदि 10 ईयर में आता है तो नॉन बेलेबल ऑफेंस रहेगा। बेलेबल नॉन बेलेबल का क्या फर्क है? बेलेबल ऑफेंस का मतलब ये होता है आपको बेल वहीं थाने से मिल जाती है, आपको कोर्ट जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। और सेक्शन 436 सीआरपीसी जो अभी नहीं रहा, वही प्रोविजन बीएनएसएस में भी किसी में है, उसमें कहा गया है बेल इज ए राइट अंडर बेलेबल ऑफेंस। सीआरपीसी में क्लॉज आप देखेंगे, उसमें बेलेबल नॉन बेलेबल अलग कर दिया गया है। बेल इज ए मैटर ऑफ राइट इन बेलेबल ऑफेंस। तो अगर आपने इन्फॉर्म कर दिया पुलिस को, दिस क्लॉज बिकेम बेलेबल ऑफेंस। जब बेलेबल ऑफेंस है, आपको पुलिस गिरफ्तारी नहीं कर सकती। पुलिस बुलाएगी तो आप जा सकते हो, पुलिस बोलेगी बैठो लॉकअप में, आप बोलोगे नो बेलेबल ऑफेंस है, आप दो। क्यों? क्योंकि मैंने इन्फॉर्म कर दिया आपको तुरंत। तो कोई डरने की बात नहीं। ये बात इनको ट्रक ड्राइवर महोदयों को नहीं बताई जा सकी, सरकार भी ठीक से नहीं बता पाई, और बाकी जो लोग थे वो झूठ मूठ की बातें जो है उसमें राजनीतिक फायदा और अपना जो है लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए, यूट्यूब के अपने विजिटर्स बढ़ाने के लिए और अपने ट्विटर के अकाउंट में ज्यादा फॉलोअर बढ़ाने के लिए ये जो है सेंसेशनल बात चलाते रहे वो। जबकि सच्चाई क्या है? ये लॉ मेनली राइट टू लाइफ के लिए है। एंड यू कैन नॉट से दैट आई विल एस्केप द क्राइम सीन इवन इफ द पर्सन एस्केप्स द वर्ल्ड। आप देख लीजिए, you escape the crime scene, no problem, but report, no problem. But if you escape the crime scene without informing the police officer, then someone escapes the world. वो दुनिया छोड़ के चला जाएगा। तो दोस्तों, मुझे लग रहा है कि आप इस बात को समझ गए होंगे कि 106 क्लॉज 1 ये बेलेबल ऑफेंस है। बेलेबल ऑफेंस का ये मतलब है कि बेल आपका राइट है, पुलिस थाने से मिलेगी, कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है, पुलिस आपको गिरफ्तार करके जेल नहीं डाल सकती, अनलेस कि आप जो है उसमें जो जमानत है, जो उसकी जो जमानत है वो देने को तैयार हो, तो वो बेलेबल ऑफेंस हो जाएगा और पुलिस गिरफ्तार नहीं। लेकिन अगर आपने ऐसा नहीं किया तो पुलिस को गिरफ्तार करना ही चाहिए। आपने तो कानून का पालन नहीं किया, आपने तो राइट टू लाइफ का प्रश्न है। तो मैं तो और भी कुछ डिस्कशन आपसे करना चाहता था, लंबा डिस्कशन चल सकता था, लेकिन मैं फिर से जो है धन्यवाद देता हूं। आई एम थैंकफुल टू Chandraprabhu Jain College and their authorities and all other friends. I will request, अगर आपको और भी जानना है डिटेल में, राइट टू प्राइवेट डिफेंस पे इसके पहले मैंने भी कल परसों 3-4 दिन पहले दिया है, उसको देखना हो तो आप यूट्यूब में अनुरागदीप ILI करके आप चेक कर सकते हैं। ऑफेंसेस जनरली आपको अगर BNS पे पढ़ना है, उस पर भी वीडियो एक डाल रखा है मैंने यूट्यूब पे, और CRPC एविडेंस वाले पे भी थोड़ा सा मैंने डाला हुआ है। हाँ,
तो आप इन पे जा सकते हैं। अभी भी जो है अगर आप कोई सवाल है आपका तो उसका स्वागत है। आई शैल बी एक्सट्रीमली हैप्पी टू एड्रेस एंड आंसर एनी सच क्वेरी। If anyone has any queries, he or she may ask. You can unmute yourself. चल रहा है। I think there are no queries. I request Astha to conclude this session. I kindly request Dr. Shweta Gupta, Dean School of Law, to deliver the vote of thanks. Respected sir, I am conveying my regards and thanks from CPG College to you. I, Dr. Shweta Gupta, Dean School of Law, from the side of faculty and students and all audience. Sir, I am really very grateful, and it's a great opportunity to listen you for our students and faculty as well. And I am really thankful, sir. Thank you very much. बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और मैं विशेष रूप से डीन मैडम श्वेता मैडम को धन्यवाद देता हूं। उन्होंने अपॉर्चुनिटी मुझे उपलब्ध करवाई, मैं इंटरेक्ट कर सकूं यंग ब्रेन के साथ, और कुछ जो कंफ्यूजन है उसको मैं दूर कर सकूं जो भारतीय न्याय संहिता पर है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir. Thank you very much. Thank you, Professor Dr. Anurag Deep, for an enlightening session on offences affecting the human body. Your insights and extensive knowledge have provided us with a deeper understanding of the complexity surrounding this topic. We are grateful for the valuable perspectives you have shared with us today. I would also like to thank all the participants for their active engagement and participation. Your enthusiasm and questions have contributed significantly to the success of this session. As we conclude today's session, I encourage everyone to reflect on the learnings and apply them in your future endeavors. We look forward to seeing you in our upcoming sessions as we continue to explore the new dimensions of criminal law. I once again thank Dr. Anurag Deep and all of you for joining us this evening. Thank you. I have just posted in chat box the YouTube channel. You may learn from that chapter. Thank you. I'm signing out. Definitely, sir. Thank you very much. Thank you, sir.